हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो 19 ऑफ जनवरी से लेकर 25 ऑफ जनवरी 2025 के आते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि आपके पास पहले क्या आते हैं, प्रीवियस वीक के क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चंस के आंसर आपको देना ज़रूरी होते हैं वैसे, क्योंकि इससे आपका रिवाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये आप इसके आंसर यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन पर आप दे देंगे और इसके बाद हम अपना इंपॉर्टेंट पहला सेक्शन शुरू करेंगे जिसका नाम है अपॉइंटमेंट और पर्सन्स इन न्यूज़। ठीक है, तो इसके साथ जो है जो फैक्ट बनता होगा उसको भी जोड़ेंगे और उसके साथ जो अगर प्रीवियस जो हमने वीक करंट अफेयर पढ़ा है अगर उसके साथ भी कुछ कनेक्ट होता होगा तो उसे भी कनेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर किसके बारे में आता है बच्चे? 53rd प्रधानमंत्री बने हैं कहाँ के? लेबनान के। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके चलती हूँ और आपको मैं बताती हूँ। याद करिए, अभी अभी पिछले ही करंट अफेयर में हमने पढ़ा था कि लेबनान के प्रेसिडेंट बने हैं नए, और कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने थे? 14th नंबर के। और क्या नाम था उनका? जोसेफ खलील, या जो भी आपको याद रह जाए वो आप इस तरीके से याद कर लेंगे, या जोसेफ खलील करके आप इसे याद कर सकते हैं। और लेबनान की जब हम बात करते हैं, इस कंट्री की जब हम बात करते हैं बेटा, तो ये कंट्री कहाँ पर आती है? तो आपको याद रखना है, ये आती है ईस्टर्न शोर, ध्यान देंगे यहाँ पर, ईस्टर्न शोर ऑफ मेडिटरेनियन सी। कहाँ पर आती है ये? मेडिटरेनियन सी। और पिछली बार मैंने आपको मेडिटरेनियन से रिलेटेड फैक्ट भी बताए थे। ईस्टर्न शोर ऑफ द मेडिटरेनियन सी के पास ये आती है। और अगर हम नोटिस करें कौन सा कॉन्टिनेंट या कौन सा एरिया, तो वेस्ट एशिया में ये कंट्री हमें देखने को मिलती है। ठीक है, हम पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं कि ये कहाँ पर आती है, ईस्टर्न शोर ऑफ मेडिटरेनियन सी, और कौन से हिस्से पे आती है? तो वेस्टर्न एशिया में ये कंट्री आती है। ठीक है, अब इसके कौन अपॉइंट हुए? प्रेसिडेंट। पिछले वीक इनके क्या अपॉइंट हुए थे? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे। देखिए क्या लिखा है, कहता है नवाफ अब्दुल्ला सलीम सलेम वाज अपॉइंटेड एज द 53rd। अब देखो सॉरी, क्या क्या डेटा आपको याद करना होता है, कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है याद रखेंगे, और नाम क्या आता है इनका? तो नवाब करके आता है, या नवाब सलीम सलाम करके आप इसे याद कर सकते हैं, ये आ जाएगा। ही वाज सिलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। कितने वोट लिए हैं? 78। कितने में से? 128 में से। और ये आने वाले टाइम पर किसे रिप्लेस करेंगे? तो नाजीब आजमी मिकाती को क्या कर देंगे? ये क्या कर देंगे? उनको सक्सीड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया एक बेसिक करंट अफेयर जो काम का था। अब इसके बाद का और इंपॉर्टेंट आता है, गौर करना क्यों इंपॉर्टेंट आता है, मैं समझाती हूं आपको। ठीक है, देखिए आप सबको याद होगा जितनी बार भी मैंने आपको करंट अफेयर कराया है, हमने वहां पे डिटेल में किसके बारे में बात की है? हमने यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात की है। ठीक है, किसके बारे में बात की है? यूनाइटेड नेशंस के बारे में बात की है। ठीक है, आप सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होती है और वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम पीरियड है 1914 से लेकर 1918 तक। ठीक है, जब ये वर्ल्ड वॉर हुई तो इससे एक आइडिया लगाया गया कि मतलब इस तरीके की वॉर नहीं होनी चाहिए क्योंकि इनसे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद 1920 में क्या बनाया गया जाता है बच्चे? कि लीग ऑफ नेशंस बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे, क्या बनाया जाता है? लीग ऑफ नेशंस बनाया जाता है। और लीग ऑफ नेशन का भी मेन काम क्या था? कि फ्यूचर में होने वाली अगर कोई वॉर होगी या फ्यूचर में कोई और वॉर ना हो, इसके लिए क्या बनाया गया था? लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद उन्होंने 1941 में भी, ठीक है ध्यान देंगे आप यहाँ पे, 1941 में भी एक इस प्रकार की ट्रीटी हुई जिसमें डिसाइड किया गया कि अब हम वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होने देंगे। पर हम सबको पता है कि क्या स्टार्ट हो चुका था बच्चे? 1939 से लेकर 45 तक क्या चलेगा हमारे पास? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलेगा। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 24 अक्टूबर 1945 को, गौर करेंगे आज, 24 अक्टूबर 1945 को एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है वर्ल्ड में, जिसका नाम क्या आता है बच्चे? यूनाइटेड नेशन आता है। ठीक है, तो एग्जैक्ट डेट ये याद करने वाली है। अगर बैकग्राउंड याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास? तो अब आप यहाँ पे ध्यान देते हैं, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बनती है बेटा हमारे पास? तो आप गौर करेंगे ये कब बनती है? 24 अक्टूबर 1945 को ये बनकर तैयार होती है। ठीक है, अगर हमसे कभी पूछा जाए ये टर्म किसने दी थी, तो मैं ये क्वेश्चन आपको कई बारी क्लासेस में भी बता चुकी हूँ, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, रूजवेल्ट, इन्होंने क्या दी थी बच्चे? ये टर्म दी थी, कौन सी वाली? यूनाइटेड नेशन वाली। ठीक है, मेंबर कंट्रीज कितनी है यूएन की? तो आपको याद रखना है 193 मेंबर कंट्रीज आ जाती हैं, याद रखेंगे आप यहाँ पर।
उसके अलावा इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आ जाते हैं, तो आप सबको याद रखना है कहाँ पर आ जाते हैं, न्यूयॉर्क में आ जाते हैं। ठीक है, अब आधे बच्चे सोच रहे होंगे इस करंट अफेयर का इसमें यूनाइटेड नेशन से क्या संबंध है हमारा। ठीक है, ये बिल्कुल मैं भी आपको जोड़ूंगी तभी, क्योंकि मैंने इसी टॉपिक को इसलिए पहले छेड़ा ताकि आप वहाँ से कनेक्टिविटी बना पाएँ। ठीक है, फिर आपको मैंने करवाया हुआ है कि 6 मेन ऑर्गन है। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है 6 मेन ऑर्गन है किसके, ये यूएन के 6 ऑर्गन है। और उन 6 ऑर्गन्स की जब हम बात करते हैं तो एक आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एक आता है आपके पास ट्रस्टीशिप काउंसिल, एक आता है आपके पास इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आता है जिसे इकोसोक भी कहते हैं। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली आता है, उसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आता है, और जो 6th ऑर्गन रह जाता है वो कौन सा आता है, यूएन का सेक्रेटरीट आता है। क्या आता है बच्चे यहाँ पे, यूएन का सेक्रेटरीट आता है। ठीक है, गौर करना सबका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है, सबका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है एक्सेप्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बाकी सबके हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलते हैं, सिवाय किसके बेटा, तो आप याद रखेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। ठीक है, अब ये पूरा टॉपिक कराने का मतलब क्या हुआ, बैक चलते हैं ताकि हमें समझ में आए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए ये व्यक्ति जिनका नाम है अब्दुल्ला सलीम सलाम, अब मैं सलीम याद रखूंगी। ठीक है, जो सलीम है बच्चे अगर आप बात करें तो वो अभी किसके प्रेसिडेंट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। और मैंने अभी आपको बताया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किसकी बॉडी है या किसका ऑर्गन है, तो ये यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है। क्लियर हो गया। उसके बाद है अगर हम बात करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहां पर है, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो ऑर्गन है इसके हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आप गौर करेंगे हेग नीदरलैंड में, और बाकी सबके मैंने अभी आपको बताया कहां पर है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे। कहता है इसके अलावा इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट भी काम करा है किसके अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। किसके अंदर काम करा है बच्चे, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी इन्होंने काम किया हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं ये वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं और 67th वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं किसके, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के भी। ठीक है, अब जब भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली तुम्हारे पास आएगा आप याद रखेंगे एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विजय लक्ष्मी पंडित। कई बार आपको बताया हुआ है मैंने, क्या नाम है इसका, इनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। अगर हम विजय लक्ष्मी पंडित की बात करते हैं तो ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी किसकी बच्चे, तो ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी किसकी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। किसकी बच्चा, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और कब बनी थी, 1953 में। ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था अभी रिसेंटली कोई पंजाब का पेपर था उसमें क्वेश्चन था ये वाला कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो क्या टिक करना था हमें, तो हमें टिक करना था विजय लक्ष्मी पंडित। क्लियर हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन था, तभी मैंने आपके पास ये वाला सारी चीजें पहले करवाई हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे क्या कहता है। इन फरवरी 2024 ही वाज इलेक्टेड एज द 27th प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंपॉर्टेंट है ये, पहले दूसरे अरब हैं, दूसरे अरब व्यक्ति हैं जो इस पोस्ट को संभाल रहे हैं, और पहले लेबनीज हैं जो इस पोस्ट पे बैठेंगे। क्लियर हो गया। और लेबनन की कैपिटल क्या आती है आपके पास, तो आप याद रखेंगे बेरूत, ये आप यहां पर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, उसके अलावा जब हम मेडिटरेनियन सी की बात करते हैं, मेडिटरेनियन सी से ही बच्चे अब क्यों जाना जाता है ये एरिया, तो ये जाना जाता है सिट्रस फ्रूट्स के लिए। ठीक है, अब मैं एक स्टेटमेंट बोल देती हूँ आपको, आप मुझे बताएंगे कि क्या मैं स्टेटमेंट सही कह रही हूँ। जो सर्दियों में मिड दिसंबर के एंड जैन फेब में बारिश जो होती हैं, क्या वो बारिशें, क्या वो हवाएं जो हैं या जो मॉइस्चर भरी हुई हवाएं हैं, क्या वो मेडिटरेनियन सी से आती हैं? आप मुझे इसका स्टेटमेंट देंगे, इसका आंसर देंगे, क्या मैं सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। ये हो गया आपके पास पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड वाली बॉडी पे। ठीक है, याद होगा तो पिछले ही करंट अफेयर में हमने CAPF के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ठीक है, सबको याद होगा क्या नाम आता है बच्चे, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ठीक है, पहले ये नाम था, अभी ये नाम है। और उसके अलावा अगर हम पहले बात करते हैं तो पहले इन्हें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चे, पैरामिलिट्री फोर्सेस। पर 2011 में इनको पैरामिलिट्री वर्ड गिरा दिया गया है और अब इसका नाम क्या आता है, CAPF आता है, या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इसका नाम आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके अलावा किस मंत्रालय के अंदर आता है,
तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। ये भी मैं आपको कई बार शायद बता चुकी हूँ पहले भी, किसके अंदर आता है बच्चे, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। क्लियर हो गया। उसके अलावा याद करिए बहुत सारी बॉडीज मैंने आपको उस दिन भी कराई थी, और कौन कौन किन किन के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए अब इस पहले न्यूज़ को पढ़ लेते हैं, फिर जो जुड़ेगा उसके साथ जोड़ते हैं। ठीक है, ध्यान देते हैं। देखिए कहता है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इनको अपॉइंट किया गया है एज ए डायरेक्टर जनरल, किसका बच्चे, सीआरपीएफ का, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। अब अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कहा था कि ये टेररिज्म, एंटी टेररिज्म बॉडी, आप इसे एंटी टेररिज्म नहीं कहेंगे, मतलब ये टेररिज्म को खत्म करने के लिए ये फोर्स काम करती है, या इंसर्जेंसी हो जाए तो ये तब ये बॉडी क्या करती है, हमारे सामने आती है। कहता है विद द अप्रूवल ऑफ द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, तो कैबिनेट ने अप्रूवल कर दिया और इनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है। अभी ये किसके चीफ हैं, तो आप याद रखेंगे चीफ बनेंगे किसके, सीआरपीएफ के, और तब तक ड्यूटी पे रहेंगे जब तक इनके रिटायरमेंट, पेंशन वगैरह सब क्लियर नहीं हो जाती है, तब तक ये क्या रहेंगे हमारे पास, तब तक हमारे पास डायरेक्टर जनरल रहेंगे किसके, सीआरपीएफ के। क्लियर हो गया। अब सीआरपीएफ के अलावा एक और इसी के अंदर न्यूज़ आती है, वो ये है बच्चा कि एक व्यक्ति एडिशनल डायरेक्टर जनरल भी अपॉइंट हुआ है, किस बॉडी का, बीएसएफ के, और उनका नाम है महेश कुमार अग्रवाल। क्या नाम है बच्चे इनका, महेश कुमार अग्रवाल। ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना है, और ये आपके पास इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है, क्या नाम है बेटा इनका, महेश कुमार अग्रवाल, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं, अब फैक्ट के साथ जुड़ते हैं और चीज़ों को जोड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, याद करिए सबसे पहले अगर आपको याद हो तो इसकी 7 बॉडीज हैं, उसमें से एक कौन सी आती है, मैंने आपको कई बार बताई है, क्या नाम है इसका, असम राइफल है। असम राइफल की जब हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर तैनात है, तो ये कहाँ पर है, इंडो म्यांमार बॉर्डर पे कौन सी फोर्स तैनात है, तो आपको याद होगा असम राइफल्स है। ठीक है, इस असम राइफल को सेंटिनल्स, ठीक है, सेंटिनल्स ऑफ द हिल पीपल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे, हिली लोगों का इसे सेंटिनल्स भी कहा जाता है। सेंटिनल मतलब फ्रेंड कहा जाता है, या आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ये बॉडी कब फाउंड हुई थी, तो आप याद रखेंगे 1835 को ये फाउंड हुई थी, इसीलिए इसे ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स भी कहा जाता है। मैंने आपको कराया था, या ओल्डेस्ट आर्म्ड फोर्स भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये होगी पहली बॉडी आपके पास। उसके अलावा सेकेंड आती है हमारे पास कौन सी वाली, तो सेकेंड हम याद रखते हैं, एक मिनट बेटा, ये पीछे वाला पेज ही मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको याद, मतलब आप लिख पाए, है ना, नहीं तो दिखेगा नहीं आपको। चलिए सेकेंड वाली की बात कर लेते हैं। सेकेंड हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, एनएसजी के बारे में। ठीक है, चलो सेकेंड बात कर लेते हैं किसके बारे में, एनएसजी के बारे में, जिसको क्या कहा जाता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और अगर हमें पता हो तो इसी को हम एक और नाम देते हैं, क्या नाम आता है बच्चे इसका, ब्लैक कैट्स भी आता है, याद रखना है। और इस बॉडी को कब बनाया गया था, 1984। ठीक है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। क्लियर हो गया, सबके पास 2 बॉडीज हो गई। अब तीसरा ऑर्गन कौन सा आता है, तो आप याद रखेंगे बीएसएफ। ठीक है, क्या कहा जाता है बच्चे, बीएसएफ। और बीएसएफ को ही हम कहते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, क्या कहते हैं इसको, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और इसी को इंडियाज, ठीक है, याद रखना है आपने, इंडियाज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी इसे कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पर तैनात है ये, तो जो बांग्लादेश वाला एरिया है, ठीक है, प्लस किसके साथ का, पाकिस्तान वाला जो एरिया है, वहां पर कौन तैनात है बच्चे, तो आप याद रखेंगे वहां पर बीएसएफ तैनात है। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। और जब भी हम बीएसएफ की बात करेंगे, ये 1965 के बाद ही बनी है बॉडी। क्यों, क्योंकि 1965 में इंडो पाकिस्तान का वॉर तो नहीं कहेंगे, कन्फ्लिक्ट चल रहा था उस समय पे, उसके साथ ये जुड़ता है। ठीक है, फोर्थ आपको याद रखना है एसएसबी, जिसे सशस्त्र सीमा बल भी कहा जाता है। और सशस्त्र सीमा बल की जब भी हम बात करेंगे, ये हमारे कौन से बॉर्डर संभाल रही है, तो भूटान और नेपाल का बॉर्डर कौन सी बॉडी संभालती है, सशस्त्र सीमा बल संभालती है। ये आप यहां पर याद रखेंगे। ठीक है, और एसएसबी कब बनी है बच्चे, तो आप याद रखेंगे 1962 में ये बनकर हमारे पास आई थी। ठीक है, तो सशस्त्र सीमा बल 1963 है बच्चे, हाँ 1963 में बनी थी। ठीक है, फिफ्थ आपको याद रखना है कौन सी आती है, आईटीबीपी नाम से क्लियर हो रहा है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस कब बनी है, 1962 में। नाम है तिब्बतियन बॉर्डर, मतलब किसके साथ इंडिया को प्रोटेक्ट कर रही है, तो चाइना के साथ इंडिया के बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। उसके अलावा
जब हम सीआरपीएफ की बात करते हैं, ठीक है, सीआरपीएफ जो है बच्चे वो 1939 में बनी थी। तो आप ये लिख लेंगे कि सीआरपीएफ कब बनी थी बच्चे, 1939 में। ये आप इसके साथ जोड़ लेंगे। और उसके अलावा कितनी होगी बॉडी आपके पास यहाँ पर, ओ सॉरी, ये एक मिनट बेटा, ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे नहीं जोड़ना है आपने, इसको जोड़ना है कहाँ पर आपने, इधर पे, है ना। तो सीआरपीएफ कब बनी है, 1939 में, ये आप इसके साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। तो सीआरपीएफ, दूसरी बॉडी असम राइफल, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, और एक रहेगी आपके पास कौन सी वाली, एक रहेगी आपके पास सीआईएसएफ, ठीक है। याद करो, मैंने आपको कई बार बोला जिसने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा था, ठीक है, तो आपको याद रहेगा ऐसे करके। और ये बॉडी कब बनी है, 1969 में, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके पास सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इसके साथ वाला मैंने आगे ऐड कर दिया है, वो ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला आता है बच्चे यहाँ पर, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है, डोनाल्ड जॉन ट्रंप ने ओथ ले ली है एज दी कौन सा प्रेसिडेंट, तो आप याद रखेंगे 47th, ठीक है, याद रखना है। और कहाँ पर हुई है उनकी ओथ सेरेमनी, तो कैपिटल हिल, ये कहाँ पर आती है बच्चे, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। और आप सबको पता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट और भारत के प्रेसिडेंट का फ़र्क एक्चुअली में क्या है, टर्म का ज़्यादा फ़र्क है। उनका टर्म कितना होता है, 2 टेन्योर्स का होता है, मतलब 5-5 साल रहता है। और जब हम अपने वाले की बात करते हैं तो हमारा तो एनी नंबर ऑफ टाइम है ना, हमारा तो नेपोटिज्म चल रहा है, तो हमारे यहाँ तो एनी नंबर ऑफ टाइम है, वो आप देख लेंगे, ठीक है। तो इनका कौन सा टर्म आया बच्चे, सेकंड टर्म आया। इसका मतलब कोई पहला टर्म भी था। तो कहता है इन 2016 ट्रंप वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन द यूएस एंड वेंट ऑन टू द सर्व एज द 45th प्रेसिडेंट फ्रॉम 2017 से लेकर 21 तक, और अब 47th नंबर पे ये दोबारा से आ रहे हैं, ठीक है। किसे सक्सीड करा है बच्चे इन्होंने, तो जो बिडेन को करा है, आप सबको पता है। और इन्हीं के साथ साथ एक इनका वाइस प्रेसिडेंट भी बना है जिसका नाम है जेम्स डेविड वेंस, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, ये इंस्टाग्राम में बहुत सारी रील्स चल रही थी इनको लेकर, तो आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और याद रखना है डोनाल्ड ट्रंप की उम्र कितनी है, 78 साल, मतलब 78 ईयर्स की ये हैं। तो इन्हें कई बारी जो है, इनको आप ओल्डेस्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस भी कह सकते हैं, ठीक है। ओल्डेस्ट इलेक्टेड क्या कह सकते हैं आप इन्हें, प्रेसिडेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये भी हो गया हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड वाला कहता है बच्चे कि जो अब 2 ऐसे हाई कोर्ट हैं हमारे पास जिनके नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, इंडिया में टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स कितने हैं, 25 हाई कोर्ट है। मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। जब हम बात करते हैं हाई कोर्ट की बात करते हैं बेटा, ठीक है, मतलब राज्य कितने हैं अपने पास, तो राज्य तो 28 हो गए। अगर स्टेट 28 हैं तो फिर ये कम क्यों है अपने पास, तो क्यों है कम बच्चे, क्योंकि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1956 में, जो क्या कहता है कि 2 राज्यों का कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, या 2 राज्य प्लस यूटी का कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। और इसी के साथ आप जोड़ लेंगे, यही अमेंडमेंट गवर्नर के बारे में भी डील करता है, ठीक है। हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए अब आते हैं न्यूज़ में भी, और न्यूज़ के साथ जो जो फैक्ट जुड़ता होगा उसको यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है। क्या कहता है, देखिए, कहता है जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने, ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं, 33rd, और कहाँ के, दिल्ली हाई कोर्ट। हमारे पास इकलौती ऐसी यूटी थी जिसके पास अपना खुद का क्या था, हाई कोर्ट था। पर अब जम्मू कश्मीर भी है, पर जम्मू कश्मीर अभी भी लद्दाख को भी साथ में देख रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हाई कोर्ट कॉमन ही है, ठीक है। तो वो तो चलो एक केस अलग हो गया, वो 2 को देख रहा है, पर ये ओनली ऐसी कह सकते हैं आप यहाँ पर यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपनी खुद की हाई कोर्ट है। क्लियर हो गया आपके पास। अगला कहता है इसके बाद यहाँ पे आलोक अराधे जो है ये 48th नंबर के सीजीआई बने हैं। किसके बच्चा, बॉम्बे हाई कोर्ट के। और बॉम्बे हाई कोर्ट कहाँ पर आता है, मुंबई में आता है, ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अब इनकी अपॉइंटमेंट, मतलब अगर हम गौर करें, जो कौन होता है गवर्नर, जो कौन होता है अपने पास सीजे होता है या चीफ जस्टिस होता है, उसे कौन अपॉइंट करता है बच्चे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। अब ऐसे नहीं किसी को भी अपॉइंट कर रहे हैं, वो कहां से अपॉइंट करेंगे, ये किस पे, किसके रिकमेंडेशन पे डिसाइड करते हैं, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का क्या बन रहा है यहाँ पे, कॉलेजियम, ठीक है। तो गौर करना है, एक ऐसी बॉडी है जो हमारे हाई कोर्ट के जजेस को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या करती है, अपॉइंट करती है, और उस बॉडी का नाम है क्या बच्चे, कॉलेजियम। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ का। जब हम आर्टिकल की बात करते हैं तो 213 से लेकर 231
पार्ट नंबर कौन सा आएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? पार्ट नंबर 6 जो है वो किससे डील करता है बच्चे? वो डील करता है हाई कोर्ट से। ठीक है, क्लियर हो गया। हाई कोर्ट की जब हम बात करते हैं तो इसे एपेक्स कोर्ट कहा जाता है। अब आप बोलोगे मैडम आपने पहले कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट कराया था, वहां पर भी आपने सेम चीज बोली थी, बिल्कुल बोली थी। ये एपेक्स कोर्ट है किस मामले में बच्चा? स्टेट के मामले में। किस मामले में हम बात कर रहे हैं? स्टेट की जुडिशरी के अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा इसी को फाइनल इसे भी हम क्या कह सकते हैं? इसको भी हम कोर्ट ऑफ अपील कह सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो है वो क्या आएंगी, जो भी मैटर्स आएंगे वो अपील कहाँ सुनी जाएगी? हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, उसके अलावा इसको हम गारंटर क्या कह सकते हैं? इसे हम गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट भी कह सकते हैं। क्यों? याद करिए रिट कौन सा आर्टिकल है? 226 रिट आर्टिकल हमें रिट की पावर यहाँ पर देता है। क्लियर हो गया आपके पास? उसके अलावा अगर हम बात करें बच्चे, एक एक्ट आया था भारत सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने इंट्रोड्यूस करा था, जिसका नाम क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके अंदर 3 टियर स्ट्रक्चर को बताया गया था। 3 टियर स्ट्रक्चर में सबसे टॉप में सुप्रीम कोर्ट था, फिर उसके बाद हाई कोर्ट था, और उसके अलावा क्या आता है बच्चे? सब ऑर्डिनेट कोर्ट, और इसी सब ऑर्डिनेट कोर्ट को हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये आप इसके साथ जोड़ लेंगे फैक्ट। और एक और बात बच्चा, एक और बात, ठीक है, जब भी हाई कोर्ट के गवर्नर को अपॉइंट किया, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है, तो इन्हें ओथ कौन दिलाता है? तो ओथ कौन दिलाता है बच्चे? गवर्नर। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, और रेजिग्नेशन किसको देंगे अपना ये? ठीक है, तो आपको याद रखना है रेजिग्नेशन किसे देंगे यहाँ पर, ये आप मुझे बताएंगे रेजिग्नेशन किसको देंगे। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये आप मुझे बताएंगे रेजिग्नेशन। और टेन्योर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, टेन्योर कितने सालों का होता है? 62 ईयर्स का होता है, ये आप यहां पर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, अगला सेक्शन आता है, सेक्शन का नाम क्या आता है बच्चे? यहाँ पे नेशनल, और देख लेते हैं इसके साथ क्या क्या चीजें बनती हैं। ठीक है, देखिए समझते हैं, फिर जो जो फैक्ट जुड़ता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान देते हैं। चलिए, कहता है बच्चे इंडिया की 6वीं, ध्यान देंगे, इंडिया की 6th जो है वो ऑब्जर्वेटरी या एस्ट्रोनॉमिकल, जब भी हम एस्ट्रोनॉमिकल बोलते हैं तो प्लैनेट, तारे, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, एक ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है 6वें नंबर की, और वो कहाँ बनेगी? वो बनेगी इंडिया के किस साइड पे? ईस्ट साइड पे। तो ईस्ट की पहली होगी, और पूरे इंडिया के कौन से नंबर की होगी? 6th होगी। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं और समझते हैं क्या न्यूज़ कहता है। देखो, कहता है जो सत्येंद्र नाथ बोस सेंटर है, अगर आपको पता होगा तो 1905 में, ठीक है, अगर आपको पता होगा, जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, 1905 की जब हम बात करते हैं तो 1905 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, ठीक है, उसके बाद स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट चलाया गया था 1906 में। उसमें रिसर्च की फील्ड पे इस व्यक्ति का नाम है। ठीक है, अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो। अब क्या कहता है? सत्येंद्र नाथ बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस। अब बेटा इनका नाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या किया इन्होंने ऐसा? तो हम यहाँ पे सीख लेते हैं और बात कर लेते हैं बेटा इन्हों की। अगर हम इनकी बात करें तो इन्होंने एक्चुअली में सत्येंद्र नाथ बोस ने जो क्वांटम, अब ये फिजिक्स का टर्म आता है, क्वांटम मैकेनिज्म, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। और किसके साथ मिलकर काम करा है? तो आप सबको पता होगा आइंस्टाइन के बारे में, जिनका पूरा नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन आता है, उनके साथ मिलकर काम करा है। किसके ऊपर? इस क्वांटम मैकेनिज्म के ऊपर। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं सत्येंद्र नाथ बोस की। ये आप इसके साथ जोड़ लेंगे। ठीक है, और इनका कहां पर रोल है? मैंने आपको बता दिया, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद स्वदेशी मूवमेंट आया था, उसमें एक इंपॉर्टेंट अच्छा खासा रोल प्ले करा है। किसने? रिसर्च की फील्ड में किसने करा है बच्चे? सत्येंद्र नाथ बोस ने। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं क्या कहता है? कहता है ये बॉडी जो है वो ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है। किसके अंदर है बच्चा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक के अंदर है। और ये कहता है कि इंडिया का 6वां, और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था ईस्ट का पहला एस्ट्रोनॉमिकल क्या लाया गया? ऑब्जर्वेटरी। कहाँ पर खोली गई है ये? तो आप याद रखेंगे गरपंचकोट हिल्स, और ये कहाँ पर आता है? पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। और पुरुलिया कहाँ पर आता है? वेस्ट बंगाल में आता है। ठीक है, अगर हम इसकी
इसकी बात करें, अब क्या फ़ायदा होगा इस ऐसी ऑब्जर्वेटरी से, तो इस ऑब्जर्वेटरी के अंदर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस की जाएंगी, मतलब टेलीस्कोप के माध्यम से चीज़ों को देखा जाएगा। उसके साथ साथ बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ ही साथ ग्लोबल रिसर्च कोलैबोरेट भी किया जाएगा, मतलब नासा हो गया वगैरह वगैरह, इनके साथ भी कोलैबोरेट करके प्रोग्राम चलाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कहता है अगर हम इस ऑब्जर्वेटरी की बात करें तो इसका नाम एक बहुत रेनाउंड किसके साथ आता है आपके पास, साइंटिस्ट के साथ आता है जिनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। और जब भी हम सत्येंद्र नाथ बोस की बात करते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले इनके बारे में बता दिया, और इन्हीं को अगर हम बात करें, इन्हें पद्म, ध्यान देना है आपने, इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। क्या दिया गया था बच्चे? पद्म विभूषण। और कब दिया गया था? 1954 में। ठीक है, कब दिया गया है? 1954 में। ठीक है, अब इन 5 जो जगहें लिखी हुई हैं, मैं आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में इनके बारे में बता देती हूँ, ताकि अगर आप कोई आए ऐसा क्वेश्चन तो आप गड़बड़ ना करें। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं और ध्यान से समझते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे, एक आपको याद रखनी है, एक आप याद रखेंगे आबू। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो आबू हिल स्टेशन है, कहाँ का? राजस्थान का। याद करिए, जब हम आबू की बात करते हैं तो आबू इंफ्रारेड, ध्यान देना है, ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, ऑब्जर्वेटरी ये कहाँ पर आती है बच्चे? तो आप याद रखेंगे ये ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर आती है? राजस्थान में आती है। ठीक है, तो जब भी माउंट आबू वाला नाम आ जाएगा तो आप क्या याद रखेंगे? वहाँ पर एक ऑब्जर्वेटरी भी है जिसका नाम है आबू इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी, याद रखना है आपने इसके बारे में। ठीक है, उसके अलावा ये हो गई पहली, 5 लिखनी है ना हमने, क्योंकि 6वीं तो अभी बन रही है। पहली हो गई, दूसरी आती है बच्चे हेनले। ठीक है, ये हेनले वाली कहाँ पर आती है? लद्दाख में आती है, और इसका नाम इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। क्या नाम है इसका? इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, और ये बहुत ही हाइट में बनाई गई है, याद रखना है आपने, ताकि इसे मतलब इसे ऐसे भी बोला जा सकता है कि इंडिया की हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी भी इसे कहा जा सकता है। 2 हो गई। तीसरा आपको याद रखना है बच्चे इसके बाद का 2 होगी ना आपके पास, कौन कौन सी? राजस्थान हो गया और एक लद्दाख हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें, एक आती है बच्चे एरीज। ठीक है, एरीज ऑब्जर्वेटरी। ये ऑब्जर्वेटरी आपको कहाँ मिलती है? तो ये हमें मिलती है नैनीताल, और नैनीताल कहाँ पर आता है बच्चे? उत्तराखंड में। ये आप इसके साथ ऐड रखेंगे। ठीक है, 3 हो गई। चौथी की अगर हम बात करें तो आती है चौथी अपने पास वियानु अप्पा। ठीक है, अब इसे वैनु अप्पा पढ़ते होंगे, या जिस तरीके से देख लेंगे बप्पा करके, है ना, वैनु बप्पा करके से पढ़ा जाता है, वैनु बप्पा ऑब्जर्वेटरी। और ये कहाँ पर आती है बच्चे? ये आती है कहाँ पर? तमिलनाडु में। ठीक है, इसे बापू भी पढ़ देते हैं, बापू भी पढ़ा गया है तो देख लेंगे। ठीक है, 4 हो गई अपने पास। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट इसकी डिटेल आ जाती है आपके पास, जाइंट मीटर वेव। जाइंट मीटर वेव याद रखना है आपने, जाइंट मीटर वेव रेडियो स्पेस। ठीक है, रेडियोस्कोप आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, रेडियो टेलीस्कोप। ये कहाँ पर आती है? टेलीस्कोप वाली आपके पास, तो आप याद रखेंगे महाराष्ट्र, पुणे में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आइए, यही लिखा था आपके पास, बस अब आप इसके साथ जोड़ लेंगे जो जो मैंने आपको बताई हैं, और वो आप इसके साथ देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला आता है बच्चे, सिंगापुर के प्रेसिडेंट कहाँ पर आए हैं? इंडिया आ रहे हैं, या इंडिया में उन्होंने विजिट करा है। अब इसको हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखता है, कहता है सिंगापुर के प्रेसिडेंट, क्या नाम है बच्चे इनका? थारमन शनमुगरत्नम। ठीक है, तो शनमुगरत्नम याद रखो, या फिर आप इसे क्या याद रख सकते हैं? इनको आसानी से आप याद रख सकते हैं थारमन करके, इतना काफ़ी है आपके पास, थारमन करके आप इन्हें याद कर लेंगे। ठीक है, याद करिए बच्चा, पिछले ही करंट अफेयर में सिंगापुर न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि याद करिए तरुण दास नाम के एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनको नॉन सिटीजन ऑनररी अवार्ड से नवाजा गया था। आपको बताया था मैंने, नॉन सिटीजन ऑनररी अवार्ड से नवाजा गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंडिया और सिंगापुर के रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने का काम करा था। ठीक है, देखिए कहता है ये इन्होंने इंडिया विजिट करा है, और ये इनकी पहली बायलैटरल स्टेट विजिट हमें देखने को मिलती है। ड्यूरिंग हिज विजिट ही हेल्ड डिस्कशन विद द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, और किसके ऊपर बात कर रहे हैं? कॉम्प्रीहेंसिव एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर बात कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ एक यूनिक मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल मैकेनिज्म भी लाया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ क्योंकि 60वीं एनिवर्सरी भी बनाई हमने इनके साथ, मतलब इनके और अपने बीच में जो 60वीं एनिवर्सरी है वो हमने यहाँ पर मनाई। क्यों? क्योंकि हमारे बायलैटरल रिलेशन इनके साथ कब से चल रहे हैं? 1965 से। तो इस एग्रीमेंट को यहाँ पर इस एनिवर्सरी को, डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए इस एनिवर्सरी को कहाँ पर मनाया गया? तो आप याद रखेंगे
रखेंगे। कहाँ पर बनाया गया? दिल्ली में, राष्ट्रपति भवन में दिल्ली में। ये आप इसके साथ क्लियर रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सिंगापुर के पीएम कौन आते हैं? लॉरेंस वॉन। कैपिटल क्या आती है? सिंगापुर। और करेंसी क्या आती है? सिंगापुर डॉलर। ये आप इसके साथ याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब जोड़ते हैं फैक्ट, और फैक्ट के साथ क्या क्या आ सकता है इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, जब भी हम सिंगापुर की बात करेंगे, जब भी हम किसकी बात करेंगे? सिंगापुर की बात करेंगे। सिंगापुर इंडिया, ठीक है, एक नेवल एक्सरसाइज शेयर करता है जिसका नाम क्या आता है बच्चे? तो आपको याद रखना है, क्या नाम है बेटा इसका? सिम्बेक्स। याद रखेंगे। तो सिम्बेक्स किसके किसके बीच में है? इंडिया और किसके बीच में है? सिंगापुर। ये आप इसके साथ याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक आती है बेटे अग्नि वॉरियर। कौन सी आती है यहाँ पे? अग्नि वॉरियर। और अग्नि वॉरियर कौन सी वाली है बच्चे? आर्मी के साथ है। ये आप क्लियर रखेंगे, ठीक है। जब भी हम सिंगापुर की बात करते हैं बेटा, ठीक है, तो यहां पर 9% पॉपुलेशन किसकी है बेटा? तो इंडियंस है वहां पर। ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये दोनों कंट्रीज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे कि ये किसकी मेंबर है? कॉमनवेल्थ की। और मैं आपको पिछले ही लेक्चर में समझा चुकी हूं कि कॉमनवेल्थ नेशंस वो नेशन है जो कि कभी ना कभी किसके अधीन रहे हैं? ब्रिटिशर्स के अधीन रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं G20, याद करो ट्रिक सिखाई थी गुरुजी सीता, अब SSC FCI में सिलेक्ट हो गई है। ये नमोनिक कराया हुआ है मैंने आपको, ठीक है। उसके अलावा IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इन तरह की बॉडीज के दोनों क्या हैं? मेंबर हैं। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और अगर हम ट्रेड की बात करें किसके साथ? सिंगापुर के साथ, तो इंडिया का लार्जेस्ट या 6th नंबर का ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? सिंगापुर है। तो ये आप इसके साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 6th नंबर आप इसे ऐड कर लेंगे अपने साथ का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला आता है। अगला कहता है बच्चे, अगली अगर हम बात करते हैं तो इंडिया 7वीं बड़ी कंट्री बन चुका है पूरे विश्व की। किस चीज को लेकर? कॉफी प्रोडक्शन को लेकर। याद करो पिछले हफ्ते टर्मरिक पढ़ा था, ठीक है। अब इस बार हम कौन सा वाला पढ़ रहे हैं? कॉफी पढ़ रहे हैं। क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, किसके पास है बच्चा? पीयूष गोयल के पास है। याद रखेंगे आप यहाँ पर। और इंडिया बिकेम द 7th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब पढ़ते हैं और समझते हैं बच्चा, ठीक है। देखिए रुकिए, यहाँ से पहले इधर आते हैं पहले, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये समझो, टॉप 5 कंट्रीज जहां पर क्या सबसे ज्यादा है बच्चे? जहां पर कॉफी सबसे ज्यादा है, तो ब्राजील, वियतनाम, कंबोलिया। उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे इंडोनेशिया, कोलंबिया है, सॉरी ये कोलंबिया। उसके बाद इंडोनेशिया, और कौन सा आता है बच्चे? इथोपिया आता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड सबको समझते हैं और फिर चलते हैं किसके बारे में? न्यूज़ के बारे में, ठीक है। देखिए बच्चा, जब भी हम कॉफ़ी की बात करेंगे तो इंडिया में इसे इंट्रोड्यूस करा गया था कौन सी सेंचुरी में? तो आप याद रखेंगे 17th में। अब एग्जैक्ट डेट निकालना बहुत मुश्किल है बेटा, पर 7th सेंचुरी रही होगी, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें, इसी कॉफी प्रोडक्शन को जब 17th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया, उसी के कुछ टाइम बाद ब्रिटिशर्स ने इसे कमर्शियली अपना इंटरेस्ट बना लिया। तो उन्होंने कमर्शियली इंडिया के टेरन को, इंडिया के क्लाइमेट को समझते हुए कॉफी को कमर्शियली, एक कह सकते हैं आप यहाँ पर कमर्शियली बेवरेज बना दिया, ताकि इसे बेचने के पर्पज से ज्यादा देखा जाए, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास? उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये क्लियर हो गया बच्चा आपके पास? अब समझिए, इंडिया में कॉफी की 2 वेराइटीज आती हैं जो लगाई जाती हैं, जिसमें से एक नाम है बच्चे अरेबिका, याद रखना है आपको, और दूसरे का नाम रोबस्टा है। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो किसकी वेराइटीज है बच्चा ये? तो आप याद रखेंगे किसकी वेराइटीज हैं ये? कॉफी की, ठीक है। हमें लगता है कि वो नेस्कैफे और ब्रू है बेटा, वो तो चलो ब्रांड है ना, पर याद रखेंगे ये क्या आ गई आपके पास? वेराइटीज आ गई किसकी? जो इंडिया में पाई जाती है। वो कौन सी है? अरेबिका और रोबस्टा, ठीक है। इंडिया में सबसे टॉप करने वाला राज्य कॉफी को लेकर कौन सा आता है बच्चे? कर्नाटका, और उसके बाद केरला, और उसके बाद कौन सा आता है? तमिलनाडु, ठीक है। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। और अगर आप गौर कर रहे हैं तो इन तीनों स्टेट्स के पास क्या आता है? वेस्टर्न घाट्स आते हैं। तो वेस्टर्न घाट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। कहता है कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। याद रखना है आपने, ये कैसी बॉडी है बच्चे? तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1942 में की गई थी, ठीक है। कब की गई थी बच्चे? 1942 में। ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
अब आते हैं न्यूज़ के साथ, ठीक है। क्या कहता है, कहता है पीयूष गोयल ने बताया है अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री, इस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग इंडिया 7वां बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है कॉफ़ी का, विद एक्सपोर्ट के मामले में रीचिंग $1.29 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर। और ये आप रिकॉर्ड इसके साथ का चेक कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी आप यहाँ पर इसके साथ चेक कर लेंगे। और देखिए बच्चा, एक लाइन और लिखी हुई है वहाँ पर, कहता है इंडियाज कॉफ़ी इज प्राइमरली ग्रोन इन द इकोलॉजिकली रिच, कौन सा एरिया, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि एक्चुअली में ये जो तीनों स्टेट्स आपने पढ़ी हैं ये किसका पार्ट बनाती हैं बच्चे, तो ये पार्ट बनाती हैं किसका, ये पार्ट बनाती हैं हमारे पास वेस्टर्न घाट्स का, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए उसके अलावा अच्छा, अगर कॉफ़ी का प्रोडक्शन करना होगा, अगर मान लेते हैं कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जाए तो कॉफ़ी के लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी, ठीक है। तो आप गौर करते हैं इस बात पे भी। अगर हम बात करें इसको क्लाइमेट कैसा चाहिए बच्चे, तो इसे क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड चाहिए, ठीक है। कैसा चाहिए बच्चे, क्लाइमेट हॉट और क्या चाहिए यहाँ पे, ह्यूमिड चाहिए। ये आप इसके साथ याद रखेंगे। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 15 डिग्री से ज़्यादा, 15 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक क्या चाहिए बच्चे इसके पास, हमारे पास, तो ये टेम्परेचर चाहिए। रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक हमें क्या चाहिए, इसके लिए रेनफॉल चाहिए, ठीक है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन देखे जाते हैं, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं है, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। पाला नहीं पड़ा होना चाहिए, पाला मतलब फ्रॉस्ट नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें भी कॉफ़ी की प्रोडक्शन में सत्यानाश कर देती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला आता है बच्चे, इंडिया में अगर हम बात करें, पहली बार एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है, यह सिंगल यूनियन टेरिटरी है जिसको एक ही बार में क्या प्रोवाइड किए गए हैं, जीआई टैग मिले हैं। और एक ही बार में कितने जीआई टैग मिल गए यहाँ पर, तो आपको याद रखना है 7 जीआई टैग इसको मिले हैं, ठीक है। जब भी हम जीआई टैग्स की बात करते हैं, ये कंसेप्ट या ये एक्ट कब आया था, तो 1999, ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड रखेंगे, ठीक है। कब आया था बच्चे, 1999। और हम कई बार बात कर चुके हैं, जीआई टैग वो टैग्स होते हैं जो किसी भी एरिया के स्पेसिफिक या यूनिक प्रोडक्शन होती है उसको जीआई टैग के अंदर ऐड किया जाता है, ठीक है। अब समझो क्या कहता है बच्चे, कहता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री कहाँ पर है इसकी बॉडी, या फिर ये कहाँ से काम करती है, तो चेन्नई तमिलनाडु से। किसके अंदर काम करती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड के अंदर काम करती है। अगेन किसके अंदर आ गई, पीयूष गोयल वाले के अंदर ही। इन्होंने 7 इंडिजीनियस मतलब वहीं के और डिस्ट्रिक्टिव प्रोडक्ट्स ऑफ अंडमान निकोबार को ट्रेडिशनली और कल्चरली इंपॉर्टेंट बताया है, ठीक है। जिसमें एक आता है निकोबारी मैट, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता होगा पढ़ लेंगे आप। उसके बाद है निकोबारी हट, उसके बाद है निकोबारी हुडी क्राफ्ट, याद रखना है, पदुकू वुड क्राफ्ट, उसके बाद है निकोबारी कोकोनट और निकोबारी या फिर जिसे वर्जिन कोकोनट ऑयल भी कहते हैं, और उसके अलावा एक मुसले राइस होते हैं वहाँ के। इन सब को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा किसके बारे में बात कर लेते हैं, अंडमान निकोबार, क्योंकि बहुत टाइम बाद यूटीज़ हमारे पास न्यूज़ में आती हैं। तो चलिए एक यूटी के बारे में भी यहाँ पर सीख लेते हैं, ठीक है। आइए चलिए बात करते हैं किसके बारे में बच्चे, अंडमान और निकोबार के बारे में, और जो जो फैक्ट आपके साथ जुड़ते होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। और बच्चा देखिए, अगर हम बात करें जो अंडमान एंड निकोबार है, गौर करना, जो अंडमान और निकोबार है, यहाँ टोटल 572 आइलैंड्स हैं। कितने आइलैंड्स हैं बच्चा यहाँ पे, तो 572 आइलैंड्स हैं, याद रखना है आपने। पर सारे के सारे आइलैंड रहने लायक नहीं है, याद रखना है, सारे के सारे आइलैंड रहने लायक नहीं है। तो यहाँ पे कितने आइलैंड रहने लायक हैं, तो आप याद रखेंगे 38 ऐसे आइलैंड हैं जो क्या है बच्चे, रहने लायक है, ठीक है। उसके अलावा अब हमारे साथ पेपर में क्या क्वेश्चन आता है ये समझते हैं। अंडमान निकोबार से वो पहला क्वेश्चन बनता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है वो किसको किसको सेपरेट करता है, तो 10 डिग्री चैनल किस किस को सेपरेट करता है, तो आप याद रखेंगे अंडमान आइलैंड को डिवाइड कर देता है किसके साथ, निकोबार आइलैंड के साथ। तो आप यहाँ पर पॉइंट ये वाला क्लियर रखेंगे, ठीक है। तीसरा आता है बच्चे डनकन पैसेज। एक क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है कि डनकन पैसेज किसे क्या करता है, अलग करता है, तो आप याद रखेंगे लिटिल अंडमान को, किसको बच्चे, लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से क्या कर देता है, ये अलग कर देता है, ठीक है। साउथ अंडमान से अलग कर देता है, ठीक है। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक आइलैंड है बच्चे और जिसका नाम आता है कोको आइलैंड। क्या नाम आता है बच्चे इसका,
कोको आइलैंड अंडमान निकोबार और म्यांमार को अलग करता है, या म्यांमार का एक कोको आइलैंड है वो यहाँ रह जाता है, फिर हमारा अंडमान निकोबार आ जाता है, ठीक है। तो कोको आइलैंड भी लिखते हैं इसको, और कई बारी, ठीक है, ध्यान देना, कोको आइलैंड नहीं लिखा होगा तो कोको स्ट्रेट लिखा होगा, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अंडमान की, मैं निकोबार की बात नहीं कर रही हूँ, अंडमान की हाईएस्ट पीक का नाम है सैडल पीक। क्या नाम है बच्चे इसका? सैडल पीक, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। कौन सी पीक आती है इसकी हाईएस्ट? तो आप याद रखेंगे सैडल पीक, और सैडल पीक की हाईएस्ट की बात हाइट की बात करें तो 737 मीटर, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ एक्टिव वॉल्केनोज हैं जिसका नाम नारकॉन्डम, याद रखना है आपने, और उसके अलावा नारकॉन्डम के अलावा बैरन आइलैंड, ये क्या आ जाते हैं बच्चे आपके पास? ये आ जाते हैं एक्टिव वॉल्केनोज, ठीक है। तो ये भी आप इसके साथ ऐड कर लेंगे। और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं जो कहाँ मिलती हैं बच्चे हमें, जो मिलती हैं कहाँ पर, आप याद रखेंगे अंडमान निकोबार में, जिसमें एक बहुत फेमस है जरावा, याद रखना है आपने, जरावा, जो कि बाकी लोगों को झेलते नहीं होते हैं, ठीक है। उसके अलावा है शॉम्पेन्स, ठीक है, याद रखेंगे, शैम्पियन से याद रखो या शॉम्पेन करके आप याद रख लेंगे। तो कौन कौन से आए बच्चे यहाँ पर? जरावा याद रखना है आपने, उसके बाद शॉम्पेन आ गए, उसके बाद है सेंटिनलीज, ठीक है, सेंटिनलीज, ये आप याद रखेंगे। और उसके अलावा एक आ जाता है ओंजस, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। और सबको पता है कि पिछले ही साल, ठीक है, इस यूटी का कैपिटल का, सॉरी, इसकी जो कैपिटल है उसका नाम चेंज करके रखा गया है श्रीविक्रमपुरम, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लिंक किसके साथ है? अंडमान एंड निकोबार के साथ है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ और अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है बच्चे? अगले के बारे में आते हैं और समझते हैं। अगला कहता है इंडिया और यूएसए ने एक एमओयू साइन करा है ताकि जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, उसे और अच्छा किया जा सके, और उसके कॉपरेशन के लिए यहाँ पर एग्रीमेंट को साइन किया गया है, ठीक है। अब क्या क्या किया जाएगा इसके अंदर समझ लेते हैं। साइन करने कौन गए थे? तो विनय कटवारा या कवात्रा आप याद रखेंगे, और वहाँ से कौन गए थे हमें नहीं पूछेगा कभी भी, ठीक है। और एम क्या है इस तरीके के एग्रीमेंट या कॉपरेशन का? तो गौर करते हैं, सबसे पहले टेररिज्म को ख़त्म करना, साथ में ड्रग ट्रैफिकिंग याद रखेंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग याद रखना है, मनी लॉन्ड्रिंग आ जाता है, और अदर कॉमन सिक्योरिटी चैलेंजेस जो कि किसके साथ एसोसिएटेड है? साइबर क्राइम के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इसमें और कुछ नहीं करने वाला है, ये आप इसके साथ, अच्छा नहीं, इसके साथ एक और चीज़ आती है, रुको मैं बताती हूँ आपको। इसके साथ अगला देखो, अब इंडिया ने इन इंडिया द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट, अब अगर इंडिया कोई एग्रीमेंट साइन करके आई है तो कोई तो बॉडी होगी ना जैसे संभालेगी, तो उसका नाम क्या है बच्चे? I4C याद रखना है, और I4C का हेल्पलाइन नंबर या टोल फ्री नंबर है 1930, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ये किसके साथ डील करता है बच्चे? तो ये एक्चुअली डील करता है किसके साथ? जो साइबर जो क्राइम है, जो मतलब साइबर क्राइम, उसकी अवेयरनेस को लेकर ये डील करता है, ठीक है। I4C की बात करें तो ये सेंटर कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? तो ये नई दिल्ली में मिलता है। इसी I4C के तहत एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम था साइबर दोस्त। मतलब अगर आप कोई सोशल मीडिया चला रहे हैं, कोई भी सोशल मीडिया हैंडल अगर आप चला रहे हैं, तो ये आपकी मदद करेगा उस पर्टिकुलरली चीज़ को समझने के लिए, या फिर उससे रिलेटेड अवेयरनेस को फैलाने का काम ये करेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला आता है इंडिया और फ्रांस ने हाई एंड टेक्नोलॉजी। अब हाई एंड टेक्नोलॉजी का मतलब है बेटा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। आप इसे क्या नाम देंगे? यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पर की गई है। तो इंडिया और फ्रांस ने हाई एंड टेक्नोलॉजीज को लेकर क्या कर लिया है? एग्रीमेंट को साइन कर लिया है, याद रखना है आपने। और इस एग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं, एग्रीमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो ये कहाँ पर हुआ है? पेरिस फ्रांस में। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया कि इंडिया और फ्रांस का हॉरिजन, मतलब एक कॉपरेशन एग्रीमेंट है जिसे क्या नाम, जो कि कब तक है बेटा? 2047 तक आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है? पिछले साल अपॉइंट हुए हैं इमैनुअल मैक्रोन, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? फ्रैंकोइस बेरो, ठीक है। अब देखो, फ्रांस जब भी आएगा सबसे पहले यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको
कहाँ मिलता है? पेरिस फ्रांस में, याद रखना है। सेकेंड, पेरिस ओलंपिक्स जो पिछले साल के ओलंपिक्स थे 2024 के, वो कहाँ पर हुए थे बेटा? तो आप याद रखेंगे पेरिस में ही। उसके अलावा पैरा ओलंपिक्स, ठीक है, पैरा ओलंपिक्स ये भी कहाँ पर हुए थे बच्चे? तो आप याद रखेंगे कहाँ पर हुए थे? पेरिस में। उसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसके हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में आपको देखने को मिलते हैं, ये भी इसके साथ आ जाता है। क्लियर हो गया बच्चे? उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूपीआई, तो यूपीआई को हम कहाँ लॉन्च कर चुके हैं? फ्रांस में, ताकि हमारे जो विजिटर्स हैं, जो हमारे जो टूरिस्ट हैं, जो यहाँ से फ्रांस घूमने जाएंगे, उनको कोई लेन देन में दिक्कत ना हो या शॉपिंग वगैरह किसी में भी कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा आप सबको पता है हमारी इनके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसका नाम है वरुण। और वरुण कैसी एक्सरसाइज है बच्चे? नेवल, ये आप इसके साथ ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला आता है बच्चे, इंडिया ने यूरोड्रोन प्रोग्राम में, अब यहाँ पे देखना ज्वाइन नहीं करा है, वो क्या बनेगा? ऑब्जर्वर स्टेट बनेगा। क्या बनेगा बच्चे? ऑब्जर्वर स्टेट बनेगा। ऐसा क्यों? इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करते हैं और समझ लेते हैं क्या बोला गया है। ठीक है, देखिए बच्चा कहता है इंडिया ने ज्वाइन करा है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, जिसको मेल आरपीएस भी कहा जाता है और जिसे यूरोड्रोन प्रोग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। विद दिस इंडिया दूसरा एशिया पैसिफिक कंट्री बन जाएगा जापान के बाद, जो कि ऑब्जर्व करने जा रहा है इस तरह के इवेंट को। कहता है इंडिया इज ग्रांटेड, अगर यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक चल पड़ा, इनको बेटा यूरोड्रोन को किलर ड्रोन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चा? इसको किलर ड्रोन भी कहा जाता है। और ये ड्रोन किस में मदद करेगा? तो इंडियन एयरफोर्स की और आगे तो मतलब कह सकते हो आप यहाँ पे, या एयरफोर्स की शक्ति को बढ़ाने के लिए या उसे और स्ट्रेंथन करने के लिए ये क्या करेगा? यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो फाइटर जेट्स हैं वो सब भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट, मतलब फाइटर जेट्स भी हैं जो किसे मिलेंगे? फिर हमारी एयरफोर्स को मिलेंगे और हमारी एयरफोर्स इससे स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक है, क्या कहता है? देखो कहता है नाउ इंडिया इज ग्रांटेड एक्सेस टू टेक्निकल डेटा एंड एबिलिटी टू प्लेस ऑर्डर्स फॉर द एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है। उसके अलावा दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिगार्डिंग द प्लेटफॉर्म डिजाइन, डेवलपमेंट और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क शेयर अमंग द पार्टिसिपेंट कंट्रीज। क्योंकि ये सब चीज़ें क्यों नहीं मिली है? क्योंकि अभी इंडिया केवल और केवल वहाँ पर क्या है? ऑब्जर्वर स्टेट है। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, तो अभी हम क्या बने हैं बच्चे? वहाँ पर ऑब्जर्वर हैं, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम है ये एक्चुअली में एक अकेली कंट्री का प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं याद रखेंगे आप। इसमें आता है बच्चे फ्रांस, इसी में आपके पास आ जाएगा इटली, उसके बाद आ जाएगा आपके पास स्पेन, और उसके अलावा आ जाएगा जर्मनी। क्या आ जाएगा बच्चे? जर्मनी भी। और टारगेट है कि 2030 तक, ठीक है, ये बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑपरेशन करना कब शुरू कर देगा यूरोड्रोन? तो आप याद रखेंगे 2030 तक। ठीक है, और अगर आपको याद होगा तो ईयर ऑफ रिफॉर्म्स जो मिलिट्री के तौर पे चल रहा है वो आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइंट आर्मामेंट कॉपरेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कौन मैनेज करता है बच्चे? यूरोप, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बॉन, जर्मनी में। ये आप इसके साथ याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, मैंने आपको क्लासेस में जब जब हरियाणा से कोई फैक्ट कराया है या हरियाणा से रिलेटेड कुछ बताया है तो मैंने आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जरूर बताई है। ठीक है, अब क्या बात है यहाँ पर, इस स्कीम के साथ एक और स्कीम है जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, कभी आप अपने माता पिता से या फिर अगर आप अपने अड़ोसी पड़ोसियों से पूछेंगे या फिर कोई सेक्रेटरी से पूछेंगे आप, तो ये योजना इसी के साथ चलाई गई थी, जिसमें खाते खोले गए थे बेटियों के नाम पर। किसके नाम पर खाते खोले गए थे? बेटियों के नाम पर खाते खोले गए थे। और इसमें जो गर्ल चाइल्ड है उसके फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तौर पर यह काम किया गया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं और इसके साथ सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को कितने साल कंप्लीट हो गए बच्चा? 10 साल कंप्लीट हो गए, जिसका एम क्या था? प्रोटेक्ट करना, एजुकेट करना, एम्पावर करना, किसको? लड़कियों को। ठीक है, गर्ल चाइल्ड को। और अगर आप बात करें तो इंडिया का सेक्स रेशियो
कितना है बच्चे, तो 943 आउट ऑफ 1000 याद रखना है आपने। और ये कौन सा डेटा कह रहे हैं, क्योंकि लास्ट सेंसस कब हुए थे, 2011 में, ठीक है। और स्कीम को हरियाणा से लॉन्च करने का एक ही एजेंडा था, वो ये था कि वहां पर सेक्स रेशियो क्या था बेटा, सबसे कम था, ठीक है। तो कितना सेक्स रेशियो था, अगर हम इसे काउंट करते तो 1000 से, मतलब अगर ऐसे काउंट किया जाता ना कि पर 1000 मेल्स के ऊपर कितनी फीमेल्स हैं, तो कितना आना था आपके पास, 877। और ऐसी एक यूटी आती है हमारे पास जिसका नाम क्या आता है बच्चे, दमन एंड दीव, सबको पता है यहाँ पर। और दमन और दीव तब दादर नगर हवेली के साथ जुड़ी नहीं थी 2011 में, ठीक है। तो इसका जो सेक्स रेशियो है उसका और भी बुरा हाल था, 618, बहुत ही मतलब ऐसा कह लो लोएस्ट से लोएस्ट हो गया उस समय पे, ये इसके साथ आ जाता है, ठीक है। क्या कहता है, कहता है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, याद रखना है, जिसमें 100% फंडिंग कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री अंडर संबल वर्टिकल मिशन ऑपरेशन शक्ति। अब यहाँ पे क्या लिखा था, मिशन शक्ति के बारे में लिखा हुआ है। मिशन शक्ति जो है वो 15th फाइनेंस कमीशन जब आया था उसके अंदर इसे लॉन्च किया गया था। कब लाया गया था बच्चे, तो 15th फाइनेंस कमीशन के अंदर इसे लाया गया था, जिसका एम 2021-22 से लेकर, ठीक है, कहाँ तक था, तो 2025-26 तक ये एम यहाँ पर चलाया गया था, ठीक है। तो ये आपने इसके साथ याद रखना है। और इस प्रोग्राम के अंदर मिशन शक्ति के अंदर वुमेन सेफ्टी और एम्पावरमेंट की बात की गई थी, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। उसके साथ कहता है इनिशियली ये जो कोलैबोरेटेड एफर्ट था वो किसका था, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड के अंदर, और किसके अंदर आता है, हेल्थ फैमिली वेलफेयर, किसके पास है, जेपी नड्डा के पास है, याद रखेंगे आप यहाँ पर। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप किसके पास आता है, ये धर्मेंद्र प्रधान, स्किल डेवलपमेंट वाला है ना, हाँ, स्किल डेवलपमेंट वाला जो है बच्चे वो किसके पास आता है आपके पास, तो आप याद रखेंगे जयंत चौधरी, याद रखना है आपने, ठीक है। ये मिनिस्टर नहीं है, ये कौन है आपके पास, तो ये MOS है, ठीक है। MOS मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, ठीक है। तो MOS है, आप याद रखेंगे। और एजुकेशन कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, ये आप इसके साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। चलिए, हो गया हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगला देखते हैं। अगला कहता है नीति आयोग और नास्कॉम ने, ठीक है, दोनों ने फाउंडेशन करा है किसका, डिजिटली एम्पावर 1 लाख पीपल। तो डिजिटलाइजेशन को लेकर किसको यहाँ पर पावर करने की बात की जा रही है बच्चे, तो आपको पता होगा कि एक्चुअली में 1 जुलाई सन 2015 को क्या लाया गया था, डिजिटल इंडिया मिशन प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अब इसी का थोड़ा सा आप आगे समझ लेंगे, इन दो बॉडीज ने कोलैबोरेट करा है ताकि लोगों को डिजिटली स्किल्स प्रोवाइड की जाए और जो डिजिटल डिवाइड है, मतलब जो गैप है, उसे क्या किया जाए, फुलफिल किया जा सके, ठीक है। कहता है द कोलैबोरेशन केम्स अंडर द एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एंड द प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ये आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये प्रोग्राम भी इसी के अंदर यहाँ पर चलाया गया था। कहता है द प्रोग्राम फोकसेस ऑन ट्रेनिंग इंडिविजुअल, कौन से लेके कौन से तक था, तो आप याद रखेंगे 12 से 60 वाला, और इसमें कंप्यूटर स्किल, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट यूसेज के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। और याद रखना ये स्कीम PM दिशा कब चली थी, तो फरवरी 2017 को इसको लॉन्च यहाँ पर किया गया था, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं नास्कॉम की, तो आपको याद होगा एक सिंधु करके अभी एक व्यक्ति थे जिनका अपॉइंटमेंट हुआ था पिछली करंट अफेयर में, जनवरी में ही हमने पढ़ा है, ये आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ लेंगे, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो डिजिटल इंडिया के साथ और क्या क्या चीज़ें जुड़ सकती हैं वो हम आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एयर टैक्सी, ठीक है। एक्चुअली में बड़ी बड़ी सिटीज़ जैसे कि दिल्ली, मुंबई, दिल्ली कह सकते हैं आप, दिल्ली, मुंबई, उसके बाद बेंगलुरु, इन सब स्टेट्स की अगर आप बात करते हैं या सिटीज़ की आप बात करते हैं, यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर एक्चुअली में बहुत ज़्यादा कंजेक्शन है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो इन जगहों पे क्या इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है, एयर टैक्सी को इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, ठीक है, जिसका नाम शून्य करके बोला जाएगा। और इसको एक्चुअली में कौन बना रहा है, तो
ध्यान देंगे, बेंगलुरु की एक छोटी सी एरोस्पेस स्टार्टअप कंपनी है जिसने एक टाइम पर बेंगलोर में कोई एक वो हुआ था, क्या कहते हैं उसको, एग्जीबिशन हुआ था। उस एग्जीबिशन में उसने ये दिखाई थी, मतलब ये मतलब ऐसे कह लो कि डमी बनाकर दिखाया था ताकि लोग इससे इंस्पायर हों और सरकार इसको आगे तवज्जो देना शुरू करे। ठीक है, तो सरकार ने इसे तवज्जो भी दिया और इसे अब क्या किया जाएगा, लाया जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा बच्चे, देखिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हम सबको पता है कि हमारे पास एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है, तो एयर ट्रांसपोर्ट है, उसी को आगे बढ़ाने की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड रखेंगे। ठीक है, और बेंगलुरु में अगर ये सक्सेसफुल हो गया, सब कुछ चल गया, तो इसे फिर मुंबई, दिल्ली और पुणे में इंट्रोड्यूस करने की बात की जाएगी। ठीक है, और आने वाले टाइम पर क्या कोशिश की जा रही है कि एयर एम्बुलेंस सर्विसेज को भी इंट्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, किसे इंट्रोड्यूस किया जाए, एयर एम्बुलेंस सर्विसेज को भी प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, तो ये कोशिश है, अब देखो कितना बनता है और कितना क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, अच्छा एक और बात, शॉर्ट ट्रिप्स के लिए ही जानी जाएगी, ऐसे नहीं कि बहुत बड़े बड़े दूर यात्रा कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिप्स के लिए ही जानी जाएगी। लगभग कितने से कितना किलोमीटर, 20 से 30 याद रखना है। मैक्सिमम स्पीड कितनी रहेगी, 250 किलोमीटर प्रति घंटा। और कैपेसिटी कितनी है यहाँ पर, तो 6 पैसेंजर्स की है। और कितना किलोग्राम लोड उठा सकती है, तो 680, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे आता है, जितनी भी वॉर हुई हैं आज तक, अब आप ऐसे कह लो जितनी भी वॉर हुई है, मतलब याद करो 1961-62 में एक वॉर होती है जब चाइना के साथ होती है। ठीक है, उसके अलावा 1971 में हम किसके साथ लड़ते हैं, पाकिस्तान के साथ लड़ते हैं। ऐसा मत समझना कि हम लड़ रहे हैं वहाँ पर। उसके अलावा 1999 में क्या होती है बच्चे, कारगिल वॉर होती है, सबको पता है इसके बारे में। ठीक है, 1999 में क्या हुई थी बच्चे, कारगिल वॉर हुई थी। उसके अलावा आपको पता होगा डोकलाम इशू हुआ था। ठीक है, डोकलाम इशू हुआ था हमारा किसके साथ, चाइना के साथ। ठीक है, उसके अलावा एक इंडिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड है जिसका नाम क्या है, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, ये आप इसके साथ जोड़ लेंगे। इन सब जगहों पर अब क्या किया जाएगा, भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, ताकि आप इन जगहों पे जाएं, इनको देखें और यहां से आप समझ पाएं कि हमारे लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। साथ ही साथ, ठीक है, पहले तो इन एरियाज में जाना बहुत रिस्ट्रिक्टेड था, ठीक है, पर अब इस ऐप के माध्यम से सारी चीजें की जा सकती हैं। तो क्या कहता है यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च करा है ताकि जो सिविलियंस हैं वो वहां पर विजिट कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें इंडिया के बॉर्डर्स को और साथ ही साथ इन बैटलफील्ड्स को। ठीक है, तो ये आप इसके साथ ऐड कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। कहता है ये जो ऐप है वो किस किसने बनाई है बच्चे, तो एमओडी ने, एमओडी का मतलब हो गया डिफेंस ने, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसे बनाया है, और साथ में किसने बनाया बच्चे, इंडियन आर्मी ने। तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में ये कैसी ऐप रहने वाली है, तो इसका नाम आप कह सकते हैं बैटलफील्ड टूरिज्म प्रोवाइड करने वाली ऐप ये रहेगी। ठीक है, तो बैटलफील्ड टूरिज्म प्रोवाइड करने वाली ऐप आपको देखने को मिल सकती है। कहता है ये जो ऐप है वो गाइड लोगों को, मतलब टूरिस्ट को गाइड भी करेगी, हिस्टोरिकल इंसाइट, बैटल अकाउंट, स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी, ट्रेवल इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू एंटर रिस्ट्रिक्टेड एरियाज। ठीक है, या प्लेसेस, ये आप इसके साथ देख लेंगे। अगला कहता है इसके साथ अभी इसके अंदर कितने बैटलफील्ड्स को ऐड किया गया है, तो 77 साइट्स को यहाँ पर बताने की बात की गई है। और एज पार्ट ऑफ देयर टूर शेड्यूल टूरिस्ट कैन विजिट इंपॉर्टेंट लोकेशंस। मैंने अभी आपको बताया इसमें सियाचिन आ जाएगा, गलवन वैली आ जाएगा, जिसके जब हमारा किसके साथ झगड़ा हुआ था, चाइना के साथ झगड़ा चल रहा था। ठीक है, तो ये आप इसके साथ जोड़ेंगे। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म किसके पास है, तो गजेंद्र सिंह के पास है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, और जब हम बात करते हैं टूरिज्म की, तो टूरिज्म डे अगर हम बात करें ऐसे कह सकते हो नेशनल टूरिज्म डे, ये हम कब मनाते हैं बच्चा, तो आपको याद रखना है 25 जनवरी को ये मनाया जाता है। और जब हम वर्ल्ड टूरिज्म डे की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, वर्ल्ड टूरिज्म डे की, तो इसे 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए
आगे आता है। अगला कौन सा सेक्शन आता है बच्चे? इंटरनेशनल, और इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, एक्चुअली में ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क लिस्ट है क्या एक्चुअली में? ठीक है, समझते हैं। एक्चुअली में ये ग्रुप है, ठीक है, ये ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क क्या है? ये एक्चुअली में ग्रुप है जिसके अंदर 100 मैन्युफैक्चरर्स हैं। ठीक है, क्या है बच्चे? 100 मैन्युफैक्चरर्स हैं, याद रखना है आपने, जो कि किसके ऊपर बात कर रहे हैं? IR मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और कौन सा वाला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? फोर्थ वाला, इसको प्रमोट कर रहे हैं। उनके झुंडों की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, अब पढ़ते हैं और समझते हैं क्या इसके अंदर लिखा गया है। कहता है स्विट्जरलैंड बेस्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जब भी हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं, ये बॉडी कब बनी थी हमारे पास? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971, आपने याद रखना है कब बनी थी ये? 1971। और हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं इसके? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, कहता है अनाउंस करा है कि श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु बेस्ड CEAT लिमिटेड और तिनसुकिया असम बेस्ड फैसिलिटी ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इन दोनों को किसके अंदर ऐड किया गया है? ग्लोबल हाउस नेटवर्क लिस्ट के अंदर ऐड किया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने किसके ऊपर काम करा है? इनोवेशन के ऊपर काम करा है। अदर 15 मेंबर्स इंक्लूड कंपनीज फ्रॉम द UAE, फिर चाइना, जर्मनी, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, यूके उसके अलावा USA और मोरक्को। और लिखा है मोरक्को पहले ही थी, जो इस पहली अफ्रीकन कंट्री थी जो किसके अंदर काउंट हुई थी? इस लाइट हाउस के अंदर गई थी। ठीक है, अब देखो यहां पर भी सेम लाइन लिखा हुआ है, कहता है एज ऑफ द जनवरी 2025, अगर हम 2025 की बात करें तो 16 इंडियन कंपनीज हैं जो इसके अंदर ऐड की गई हैं। आप देख लेंगे इसके साथ का। उसके बाद अगर हम बात करें, ये आप इसके साथ देख लेंगे बेटा क्या क्या चीज़ें आती हैं, और इतना डिटेल में पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है। कहता है द नेटवर्क एम्स टू एनहांस, मैंने अभी आपको बोला 4IR टेक्नोलॉजीज, किसकी बात हो रही है? फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो ये आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ लेंगे, जिसमें AI आ गया, या 3D प्रिंटिंग आ जाएगा, या बिग डेटा, याद करो हमने करंट अफेयर में पढ़ा था बिग डेटा एनालिटिकल, ये सब इसके अंदर ऐड किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला स्टार मार्क करने वाला करंट अफेयर आपके पास। ठीक है, स्टार मार्क करने वाला करंट अफेयर, क्योंकि ब्राजील ने नाइजीरिया ने किसे ज्वाइन कर लिया है बच्चे? ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, देखिए क्या कहता है। कहता है गवर्नमेंट ऑफ ब्राजील, जो कि कैसे आता है, गवर्नमेंट ऑफ ब्राजील विच होल्ड ब्रिक्स। इस साल की ब्रिक्स कौन कर रहा था? तो ब्राजील ही कर रहा है, आप सबको पता है। और जब भी हम ब्रिक्स की बात करेंगे तो ये 5 कंट्रीज इसकी ग्रुप आ जाती हैं। कहता है अनाउंस करा है कि वर्ल्ड की जो 6वीं लार्जेस्ट पॉपुलेशन और अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्री है, इसने ब्रिक्स को क्या कर लिया है? ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, और कौन सी कंट्री बनी है? तो 9th पार्टनर कंट्री बनी है, याद रखेंगे। ठीक है बेटा, पार्टनर अलग है और वैसे मेंबर अलग हैं, याद रखना। ठीक है, ये पार्टनर कह रहा है, कहता है बेलारूस है, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान, ये आ जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं ब्रिक्स के बारे में। कहता है ब्रिक्स एक फॉर्मल ग्रुप है उन देशों का जिनकी पॉपुलेशन लगभग क्या है? एक जैसी है, जो लगभग थोड़ी सी डेवलपिंग भी है, उसमें कुछ डेवलप्ड भी है। कहता है द मीटिंग्स ऑफ द लीडर ऑफ रशिया, इंडिया, चाइना हेल्ड इन द सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया इन 2006 में। ठीक है, चलिए कहता है द ग्रुपिंग वाज फॉर्मलाइज्ड ड्यूरिंग फर्स्ट मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर। ये मैं सब आपको बता चुकी हूँ, पहले 2006 में पहली मीटिंग हुई थी। और ब्रिक्स की जब हम बात करते हैं, पहली जो ब्रिक्स समिट हुई थी वो कब हुई थी? 2009 में। इसका नाम पहले ब्रिक था, याद करिए। साउथ अफ्रीका ने जब ज्वाइन करा था तो क्या नाम बन गया था इसका? ब्रिक्स बन गया था। जो 6th ब्रिक्स समिट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो रशिया, वो 6th नहीं है बेटा, 16th है। ठीक है, जो 16th ब्रिक्स समिट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो आप याद रखेंगे कजान में। उसके अलावा क्या थीम चल रही है इस बार? तो स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। 2024 में इन कंट्रीज ने क्या करना था? ज्वाइन कर लिया था। और याद होगा तो अर्जेंटीना भी था इस लिस्ट में, और अर्जेंटीना ने ब्रिक्स से क्या कर दिया था? क्विट कर दिया था। उसके अलावा 2025 में इंडोनेशिया क्या बना था? फुल मेंबर बना था किसका? ब्रिक्स ब्लॉक का। विद दिस इट हैज़ बिकम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एंड एशियन कंट्री टू ज्वाइन दिस ब्लॉक। और नाइजीरिया की कैपिटल क्या आती है? अबूजा, और करेंसी आती है आपके पास नायरा। तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, तो अगेन इंपॉर्टेंट है आपके पास ये वाला करंट अफेयर, ये आप इसके साथ देख लेंगे। ठीक है, तो अगर 16th इन्होंने हेड करी थी तो अभी जो चल रही है ब्राजील वाली वो कौन सी है? तो वो 17th आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला देखते हैं। अच्छा,
एक क्वेश्चन और आपको याद होगा, मैंने आपको बताया हुआ है कि जो ब्रिक्स टर्म है वो किसने दी थी, तो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम क्या था, जिम ओनील। ये आप इनके साथ ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे आता है। अच्छा अब क्या हुआ था, इसकी पूरी स्टोरी समझते हैं पहले, ठीक है। देखो क्या हुआ था 2007 में, जब हम 2007 में अगर हम बात करें, जब हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, और यूएसए के प्राइम मिनिस्टर, अब प्रेसिडेंट कौन थे वहाँ पे, जॉर्ज बुश थे। तो दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को क्या करेंगे, यहाँ पर शेयर करेंगे, ठीक है। पर 2007 के बाद कुछ हालात ठीक नहीं रहे, और उसके बाद यूएसए ने समय समय पर, अगर हमें वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अपनी जैसी शेयर करता तो हम भी बड़े स्ट्रॉन्ग से होते, पर वो शेयर नहीं की गई उस समय पे, तो जिसकी वजह से क्या किया गया, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर क्या कर दिया गया था, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। अब उन रिस्ट्रिक्शंस को क्या किया गया है, हटाया गया है। तो कहता है यूएसए का जो ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी है, इसने 3 प्रोमिनेंट न्यूक्लियर एंटिटीज है जिनको रिस्ट्रिक्टिव लिस्ट के अंदर डाला गया था, उन्हें क्या कर दिया बच्चे, निकाल दिया, ठीक है। अब इस वजह से क्या हो पाएगा कि भारत को बड़ी ही आसानी से न्यूक्लियर रिसर्च की फील्ड में काम भी मिलेगा, और न्यूक्लियर रिसर्च फील्ड में हमारा काम और भी वो हो जाएगा, कह सकते हैं आप, स्ट्रेंथन हो जाएगा। उसके साथ हमें न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में भी पता लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं क्या लिखा है, वो कौन कौन सी एंटिटीज है। तो आप सबको पता है बार्क, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। उसके बाद आता है IERL, याद रखेंगे आप, जिसका इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड आता है, और उसके अलावा इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च जो कि तमिलनाडु में आता है। इन तीनों को इस एंटिटी से हटा दिया गया है। कहता है यूएसए हैड इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन मोर देन 200 इंडियन एंटिटीज, और कब के बात की जा रही है, तो याद रखिए, इंडिया फॉलोइंग इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण राजस्थान इन 1998। ये कौन सा पोखरण है, पोखरण 1 है या पोखरण 2 है, आप मुझे बताएंगे। पिछले करंट अफेयर में मैंने आपको बताया हुआ ये वाला, ठीक है। अगला कहता है ये लिस्ट किसने प्रिपेयर करी थी बच्चे, तो ये प्रिपेयर की थी यूएसए के BIS ने, जिसमें ये क्या किया जाता है, जिसमें फॉरेन पर्सन, जिसमें बिजनेसेस भी आ सकते हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आ सकती हैं, जिनको लाइसेंस लेना पड़ता है एक्सपोर्ट करने के लिए, री एक्सपोर्ट या किसी भी आइटम, और ऐसे नहीं कि किसी भी आइटम के लिए, स्पेसिफिक आइटम्स के लिए। द पर्सन हुज नेम्स आर इंक्लूडेड ऑन द लिस्ट आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट एंड पॉलिसीज। तो ये हमें ना भी याद रहे चलेगा, ये यूएसए की पॉलिसीज, और इसके अंदर क्या किया गया था, रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि उनको शक होगा किसी बात पे, किसी भी मैटर पे वो क्या लगा सकते थे, रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, और वो रिस्ट्रिक्शन अब क्या कर दी गई है बेटा, हटा दी गई है। ये आप इसके साथ ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, एक्चुअली में जितने भी इंडिया में, जितने भी वर्ल्ड में क्या आते हैं बच्चे, पोलर एरियाज आते हैं। जब भी हम बात करते हैं पोलर एरियाज की, तो पोलर एरियाज में आर्कटिक वाला एरिया आ जाएगा और एक आ जाएगा अंटार्कटिक, ठीक है। हम सबको पता है कि पानी क्या कर रहा है बच्चे, मतलब बर्फ क्या कर रही है, पिघल रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं हमारे, ठीक है। जो आइसबर्ग्स होते हैं बड़े बड़े, आप उनकी यहाँ पर बात करते हैं। कहता है यूनेस्को और WMO ने डिसाइड करा है कि 2025 में, क्या 25 को क्या बोला जाएगा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन, मतलब ग्लेशियर्स को बचाने की बात यहाँ पर की जाएगी। कहता है UN ने यह कह दिया है कि हर साल अब 21 मार्च को हम क्या मनाएंगे, वर्ल्ड ग्लेशियर डे। इस साल स्टार्ट होगा। 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे। और ये जो मीटिंग है ये कहाँ पर हुई है, दुशानबे, और ये कहाँ पर आता है, तजाकिस्तान में। कब होगी मतलब ये वाली मीटिंग, तो आप याद रखेंगे 2025 में होगी, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं इनकी, जब हम बात करते हैं ग्लेशियर्स की बात करते हैं, तो अर्थ का जो 2% पानी है वो किसने होल्ड कर रखा है, ग्लेशियर ने। ये आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है ग्लेशियर की, सबसे पहले बेटा वाटर सप्लाई, फिर न्यूट्रिएंट, आपने पढ़ा होगा प्लैंक्टन्स होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट के लिए, क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लद्दाख में आइस स्तूपा बनाए जाते हैं। जब बर्फ़ गिरती है तो क्या बनाए जाते हैं वहाँ पे, आइस स्तूपा। और उन आइस स्तूपा का यूज़ किया जाता है स्प्रिंग सीजन में, और कब किया जाता है, समर्स में, जब वो पानी पिघलता होगा तो उसे पीने के पर्पस से और एग्रीकल्चर करने के पर्पस से, मतलब इस तरीके से रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। तो बर्फ़ के फॉर्म में होगा, फिर समर सीजन में वो यहाँ पर पानी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको इसके साथ याद करना है, ठीक है। कहता है क्रायोस्फीयर, अब ये
टर्मिनोलॉजी है, जोग्राफिकल टर्मिनोलॉजी है, कहता है ये वो एरिया है, ये वो फ्रोजन पार्ट है अर्थ का, चाहे वो लैंड पे हो चाहे फिर वो ओशन के आसपास हो। और वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसे कब फाउंड किया गया था? 1950 में। और इसके पेरेंट कौन है? यूनाइटेड नेशन। याद करिए, हम 6 ऑर्गन मेजर पढ़ते हैं, उसके अलावा भी माइनर ऑर्गन्स हैं। सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो क्लेस्टेसोलो, ये आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला आता है, इंडिया और फ्रांस ने अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए फिर से एक क्या करा है? एक प्रोग्राम लॉन्च करा है और एक मीटिंग को लॉन्च करा है, ये आप इसके साथ ऐड यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, क्या करिए बच्चे यहाँ पर हमने तो एक मीटिंग अरेंज करी है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, 7 मार्च 1997 को, ठीक है, अब इससे 2 साल पीछे चलो जरा सा। ठीक है, 1995 में नेल्सन मंडेला कहाँ पर आते हैं? इंडिया में आते हैं। और जो वो एक डायलॉग जैसा मारते हैं, वो उस डायलॉग के अंदर ये था कि जितनी भी इंडियन ओशन के आसपास आने वाली जो कंट्रीज हैं उनका एक कोलैबोरेट रहे। ठीक है, वो एक क्या रहे? इकोनॉमिक कॉपरेशन बनाकर रहे, हमारी रीजनल इंटीग्रेशन रहे। किसके पास का बच्चे? तो ये किसके पास का? इंडियन ओशन के आसपास का। ठीक है, इसीलिए 7 मार्च 1997 को IORA को सेटअप किया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करा है? अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को बचाने के लिए कॉपरेशन टू मेंटेन एंड सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन ड्यूरिंग द 7th इंडियन फ्रांस मैरीटाइम कॉरपोरेशन। ये डायलॉग कहाँ पर हुआ है बच्चे? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। और इंडिया जो है वो IORA का को चेयर करेगा कब? 2025 में, मतलब कि 2 सालों के लिए। और इसी के अंदर जो मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके थ्रेट है, चाहे वो इलीगल मैरीटाइम हो, पायरेसी करना हो, हथियारों की चोरी हो, या फिर मैरीटाइम टेररिज्म हो, या स्मगलिंग हो, उसके अलावा कोई अनएथिकल, अनरिपोर्टेड कोई भी या एक्सेसिव फिशिंग हो, इसके लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। ठीक है, तो ये आप इसके साथ ऐड कर लेंगे। क्लियर हो गया आपके पास? ये आप इसके साथ ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद है मतलब सी को बचाने की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला अब क्या हुआ? वर्ल्ड मॉन्यूमेंट एक कह सकते हैं वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड है, इसने मून को क्या कर दिया है बच्चे? इसने मून को ऐड कर लिया है किसके अंदर? इसने मून को ऐड कर लिया है किसके अंदर? कह सकते हो आप यहाँ पे एंडेंजर्ड कल्चर लिस्ट के अंदर ऐड कर लिया है। ठीक है, अब न्यूयॉर्क बेस्ड ये जो वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक डेटा रिलीज करा 2025 की वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट, और इसके अंदर 25 एंडेंजर्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स देखने को मिलती हैं, जिसमें 29 कंट्रीज और 5 कॉन्टिनेंट, मतलब 29 कंट्रीज कितने कॉन्टिनेंट्स के अंदर आती हैं? 5 के अंदर। कहता है इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर टेम्पल्स भी हैं, सीमेंट्रीज भी आती हैं, और उसके अलावा अब ये पहली बार है, मतलब अर्थ से बाहर निकलकर आपने कुछ भी ऐड कर लिया। ठीक है, वो कौन सा आता है? मून को ऐड किया गया है। किसे ऐड किया गया बच्चे? यहाँ पर मून को ऐड किया गया। समझते हैं, देखिए क्या हुआ। कहता है कि मून को खतरा है। किसको खतरा है बच्चे? मून को खतरा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम मून के ऊपर अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज को बढ़ा रहे हैं, हम ही नहीं, पूरे अर्थ की बात हो रही है, पूरी कंट्रीज की बात हो रही है जो जो एक्सप्लोर करती रहती हैं मून को, अगर हम इसी तरीके से बढ़ते रहे, ठीक है, तो मतलब आने वाले टाइम पर मून को खतरा है। अब मैं आपको बताती हूँ, याद करिए, आपको पता होगा एक वहां पर जगह है जिसको कहा जाता है ट्रैंक्विलिटी बेस। क्या कहा जाता है? ट्रैंक्विलिटी बेस कहा जाता है। और ये वही ट्रैंक्विलिटी बेस है जहां पर अपोलो 11 मिशन को क्या किया गया था? सॉरी, अपोलो 11 मिशन को क्या किया गया था? लाया गया था। या अपोलो 11 जो मिशन है उसकी लैंडिंग साइट का नाम है आपके पास ट्रैंक्विलिटी बेस। और कौन गए थे इसमें? तो आपको याद होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन गए थे बच्चा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, ये आपको सबको पता होगा। इस बेस को भी क्या बोला गया है? खतरा है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो कहता है कि मून में जैसे जैसे क्या आती जाएंगी, कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ती जाएंगी, मून के ऊपर खतरा यहाँ पर बढ़ता जाएगा। क्लियर हो गया सबके पास? और ये कब गए थे बच्चा? तो आप याद रखेंगे जुलाई 1999 को, 1996 होगा शायद, सॉरी रुकिएगा एक मिनट के लिए, 1969 है, सॉरी 1969 को गए थे, ये आप इसके साथ ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी वजह से हो सकता है। उसके अलावा कहता है बेटा अब इंडिया की कुछ ऐसी साइट है, अब ये तो आप पढ़ लेंगे वर्ल्ड की कौन कौन सी हुई, इंडिया की देखो। इंडिया की कहता है भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम्स है, वाटर सिस्टम गुजरात में, यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। और मूसी रिवर, ठीक है, मूसी रिवर जो कि हिस्टोरिक बिल्डिंग है,
वहाँ पर मूसी रिवर के पास जो हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं उनको भी खतरा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक्चुअली में भुज की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर एक लेक है जिसका नाम है हमीरसर। क्या नाम है बच्चे? हमीरसर लेक। इसको खतरा है, ये वहाँ पर मेंशन किया गया है। और सेकंड क्या लिखा है वहाँ पर? मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो आपको हमेशा याद रखना है हैदराबाद। कौन सी नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे। और इसी के किनारे बच्चे इस तेलंगाना का हाई कोर्ट आता है, स्टेट बिल्डिंग्स आती है वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो है लाइब्रेरी वहाँ पर है, हॉस्पिटल वहाँ पर है इस रिवर के किनारे, उनको भी आने वाले टाइम पर खतरा है, ये इस लिस्ट के अंदर बोला गया है। ठीक है, जब हम वर्ल्ड मॉन्यूमेंट किसकी बात करते हैं, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड की बात करते हैं, ये बॉडी कब बनी थी? तो आप याद रखेंगे 1965 को, और हेडक्वार्टर याद रखना है न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर आ जाते हैं। ठीक है, तो कब बनी है ये बॉडी? 1965 को। ठीक है, अब एक्चुअली में क्या सीन है बेटा इसका, ऐसी साइट्स को क्यों ऐड किया जाता है? एक्चुअली में जहां पर ऐसी साइट्स को ऐड किया जाता है जिनके ऊपर खतरा है क्लाइमेट चेंज होने का, कोई कन्फ्लिक्ट होने का, या नेचुरल डिजास्टर, या और कोई भी ऐसी समस्या जो कल को वहां पर प्रॉब्लम दे दे, इन सब को ऐड करने की बात की जाती है। ठीक है, चलिए, तो ये भी हो गया आपके पास। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है आपके पास, रिपोर्ट और रैंकिंग का सेक्शन आता है। ठीक है, देखिए कहता है आपके पास लंदन बेस्ड क्वैक कुरेली सेंडम्स या साइमंस, जिसको QSB कहा जाता है, इसने वर्ल्ड की फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 को लॉन्च कर दिया है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग इंडिया ने कितनी पोजीशन को सिक्योर करा है? तो आप याद रखेंगे 25th। अब ये इंडेक्स हमें क्या बताता है बच्चे? ये इंडेक्स इवैल्यूएट करता है कि किस प्रकार से एक देश ग्लोबल जॉब मार्केट की डिमांड को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो कैसे करके आप अपने देश में या किस प्रकार आपने ग्लोबली जॉब मार्केट जनरेट करी है, इसके बारे में ये हमें प्रॉपरली बताता है। ठीक है, तो इंडिया का रैंक क्या है बच्चे? 25वां। क्या स्कोर है यहाँ पे? 76.7। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। इंडिया सिक्योर्ड सेकंड पोजीशन ग्लोबली बिहाइंड USA इन द वर्क फ्यूचर कैटेगरी। अब याद रखना, कभी भी कोई अगर क्या लॉन्च होती है आपके पास स्कीम, तो उसकी बहुत सारी कैटेगरी होती हैं। तो अगर फ्यूचर स्किल कंटेंडर की बात करें तो 25 नंबर है, और वैसे देखिए हम यहाँ पर फ्यूचर ऑफ द वर्क कैटेगरी के अंदर तो हमारा रैंक क्या आता है? सेकंड। कहता है उसके साथ साथ कहता है इंडिकेटिंग इट्स स्ट्रॉन्ग रेडीनेस फॉर द टेक्नोलॉजी, ये सब चला जाएगा। फिर इंडस्ट्रीज, उसके बाद आ जाएगा डिजिटल स्किल, AI और ग्रीन टेक्नोलॉजीज के ऊपर इंडिया बात कर रहा है। ठीक है, आपको भी पता है कि भारत सरकार ने ऐसे कई प्रोग्राम चलाए हैं जो किसके ऊपर जोर देते हैं बच्चा? जो एक्चुअली में जोर देते हैं किसके ऊपर? स्किल के ऊपर जोर देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसके अलावा स्किल इंडिया मिशन, ये सारे प्रोग्राम क्यों चलाए गए थे बेटा? ताकि इंडिया के अंदर संकल्प स्कीम, अगर आपको याद होगा संकल्प स्कीम, ये सब क्यों चलाई गई थी बच्चे? ताकि इंडिया के जो स्किल जो है या फिर फ्यूचर स्किल को क्या किया जा सके? बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ, और अगला आता है क्या बोलता है, अगली रिपोर्ट, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, फिर USA जो है वो आ जाएगा, फिर UK, फिर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, या आप रैंक इस तरीके से डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और बेटा, अगर आप इनकी कैटेगरी देखेंगे तो कैटेगरी ये है, आपने याद रखना है, कंटेंडर आएगा तो इंडिया होगा। ठीक है, अगला इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट को पेश करा है और अनएम्प्लॉयमेंट को दर्शाना शुरू करा है। ठीक है, क्या कहता है समझते हैं। कहता है रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2025, इसका नाम आता है। ठीक है, कहता है इसके अकॉर्डिंग ग्लोबल जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो घट जाएगा 5%, घटा था 2024 में, और अब ये थोड़ा सा और कम हो जाएगा 2026 तक। कितना होगा? 4.9। तो भाई माइनस में रखो इसको। तो कहता है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी बढ़ा रहेगा, कितना? 12.6% इन 2024। अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर द ओवरऑल नंबर ऑफ जॉब मिसिंग शुड कितना रहेगा यहाँ पर ग्लोबली। ठीक है, तो ये डेटा पढ़ने वाली बात है, डेटा आप इसके साथ का यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके साथ कहता है अगला, कहता है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ग्लोबल ग्रोथ रेट रिमेन स्टेबल रहेगा यहाँ पे। उसके बाद है इन्फ्लेशन रेट, ये सारे रेट
आप इसके साथ पढ़ लेंगे बच्चे, इतना है नहीं, पर आपको इंडिया वाला डेटा याद रखने वाला था, वो देख लेंगे, ठीक है। कहता है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो, कितना हो जाएगा 6.2 था, कितना यहाँ पे 2024, और प्रोजेक्टेड है कि कितना हो जाएगा 5.8, ठीक है। चलिए ILO के डायरेक्टर आते हैं गिलबर्ट, हेडक्वार्टर कहाँ पर है जिनेवा, और ये बॉडी कब बनी है 1919 में, ठीक है। एक बात और बेटा, इस रिपोर्ट ने ये भी बताया है कि धीरे धीरे करके जो इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं कर पा रही है प्रॉपर तरीके से, इकोनॉमिक रिकवरी नहीं कर पा रही है, साथ ही साथ जियोपॉलिटिक्स टेंशन भी चल रही है, मतलब अटैक, ये सब चीज़ें भी चल रही हैं, क्लाइमेट चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, उसके बाद सोशल अनसर्टेनिटीज़ है, और जो मतलब ये सारे फैक्टर्स किसको अफेक्ट कर रहे हैं, लेबर मार्केट को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और 1 मई को हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल लेबर डे, आप इसके साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है किसके ऊपर बच्चा, चिल्ड्रन के ऊपर आई है, क्या बोलता है समझते हैं, ठीक है। कहता है यहाँ पर इस रिपोर्ट का टाइटल है प्रोस्पेक्ट फॉर चिल्ड्रन इन 2025 बिल्डिंग रेजिलिएंट सिस्टम फॉर चिल्ड्रंस फ्यूचर, तो बच्चों के फ्यूचर के ऊपर बात कर रही है। कहता है इस रिपोर्ट की माने तो क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, कन्फ्लिक्ट, डिजिटल इनइक्वालिटी, उसके बाद डिसरप्टिंग चिल्ड्रन लाइफ, ये सब इसके यहाँ पर हर्ट किया जाएगा। कहता है ये जो रिपोर्ट है ये कहती है आने वाले टाइम पे, कहती है क्राइसिस हो जाएंगे किसके बच्चा, वर्ल्ड वाइड चिल्ड्रंस के, ठीक है। क्या कहता है, और इसके बाद कहता है एज पर द रिपोर्ट मोर देन 473 मिलियन चिल्ड्रन, मोर देन 1/6 ग्लोबली लिव्ड इन एरियाज अफेक्टेड बाय कन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो बच्चे उन जगहों पे ज़्यादा रह रहे हैं जहाँ पर क्या है बच्चे, कॉन्फ्लिक्ट बड़ा ज़्यादा है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। इसके साथ का आगे कहता है, इसी के साथ आगे कहता है परसेंटेज ऑफ, मतलब जितने भी, जैसे याद करो यार, अभी यूक्रेन का वॉर चल रहा था, या फिर अफगानिस्तान तजाकिस्तान ये वाला हुआ था, तो इससे कौन इफेक्ट हो रहे हैं, बच्चे इफेक्ट हो रहे हैं, और बच्चे अगर इफेक्ट हुए तो आने वाले टाइम पे बच्चा ग्रो ही नहीं करेगा, सीखेगा ही नहीं, तो वो आगे क्या बढ़ेगा, ठीक है। एजुकेशन इससे प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। तो कहता है रिपोर्ट ये बताती है कि नियरली 400 मिलियन चिल्ड्रन लिव्ड इन, ठीक है, ऐसी कंट्रीज में रह रहे हैं जो ऑलरेडी क्या है, कर्जे में है। अगर कर्जे में है तो वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल प्रोटेक्शन में। आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। अगर इंडिया जो है वो 6 से 14 साल के बच्चे की क्या कर पा रहा है, एजुकेशन पूरी करवा पा रहा है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास पैसा है। अगर कल को हम भी ऐसे कर्जे वर्जे में डूब गए तो हो सकता है कि हम 6 से 14 साल के बच्चे की भी एजुकेशन बेसिक ना पूरी करा पाए, ठीक है। उसके अलावा यूनिसेफ के डायरेक्टर जनरल कौन आते हैं, कैथरीन मैरी रसल, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क, और स्थापना कब हुई थी 1946, और मेंबर कंट्रीज कितनी है याद रखेंगे आप यहाँ पर, कितनी है इसकी 190 आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ, अब अगला देखते हैं क्या लिखा गया है, ठीक है। और बेटा एक बात आपने और याद रखनी है, इंडिया का रैंक अगर देखा जाए तो 26 है आउट ऑफ 163 कंट्री, याद रखना है आपने, किस चीज़ में, तो जो चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क है, ठीक है, जो चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है उसके अंदर ये हमारा रैंक है, ठीक है। तो बहुत ही खतरे वाली बात है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला कहता है हुरून की ग्लोबल लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एडिशन पब्लिश हो चुका है इसका, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO सत्य नडेला, इन्होंने टॉप यहाँ पर क्या करा है, टॉप स्पोर्ट पे चल रहे हैं। उसके बाद है अल्फाबेट CEO सुंदर पिचई, यूट्यूब के CEO नील मोहन, याद रखेंगे आप, इनका सेकेंड और थर्ड है। और औरतों में देखा जाए या वुमेन्स में देखा जाए तो रेशमा केवल रामनी ये आ जाती हैं आपके पास इस लिस्ट के अंदर, ठीक है। ये आप पढ़ लेंगे इसके साथ का, इतना वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद है ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल, सबसे ज़्यादा टॉप करने वाला कौन रहा है, एप्पल के बाद कौन आता है आपके पास यहाँ पे, टाटा, ठीक है। और टाटा की अगर आप बात करेंगे, इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड फॉर द 15th कॉन्सिक्यूटिव होल्डिंग, कौन सी पोजीशन है इसकी, 60th, ये आपने याद रखना है। तो इंडिया से किसे मिल रहा है, टाटा को। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट है, पहले एप्पल है, फिर माइक्रोसॉफ्ट है, फिर उसके बाद गूगल है, आप याद रखेंगे। फिर वी चैट जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड बनता है दूसरी बार लगातार, नाइकी भी बना है सेकंड, और गूगल है थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। तो ये डेटा ऐसे ही पढ़ने वाला है, ये आप इसके साथ का यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। ये आप कवर कर लेंगे इसके साथ का
ये आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगला फोर्ब्स की बिलियनियर लिस्ट आ चुकी है बेटा, इसमें जो है वो अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस जो है उनकी सेकंड पोजीशन है। फर्स्ट किसकी है? एलॉन मस्क की, याद रखना है आपने, जो कि स्पेस एक्स वैल्यूएशन $350 बिलियन देखने को मिलती है, ठीक है। उसके अलावा मार्क जुगरबर्ग आ जाएंगे आपके पास थर्ड रैंक, और उसके बाद आप ये डेटा देख लेंगे, ठीक है। ये आप इसके साथ देख लेंगे क्या क्या डेटा है, ठीक है। चलिए अगले आते हैं और अगली बात करते हैं किसके बारे में? एक्सरसाइजेस के बारे में, ठीक है। देखिए कहता है इंडियन नेवी, ध्यान देना, और 8 इंडिया पैसिफिक रीजन, ठीक है, इनकी क्या हुई है? एक नेवल एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है ला पेराउसे 25, आपको याद रखना है। कहाँ पर हुई है बच्चा? तो आपको ध्यान देना है, जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का ट्रेड रूट है मलक्का से, उसके बाद सुंडा और लॉम्बॉक, ये सारे क्या है बेटा? ये स्ट्रेट्स हैं। क्या है? सारे के सारे स्ट्रेट एक वो नैरो वाटर बॉडी होती है जो दो लैंड मासेस को क्या करती है? कनेक्ट करती है, ठीक है। ऐसी वाटर बॉडी जो दो लैंड मासेस को कनेक्ट करती है। कहता है द एक्सरसाइज इन्वॉल्व 9 नेशन आते हैं इसके अंदर, उसमें एक इंडिया भी होगा ना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, फ्रांस, उसके बाद आ जाएगा इंडोनेशिया, मलेशिया, यूके और सिंगापुर, ठीक है। सीधे फैक्चुअल है, आप इसके साथ का कवर कर सकते हैं। कहता है इंडियन नेवी यहाँ पर इंडियन नेवी की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? आईएनएस मुंबई, याद रखना है। और इसी के अंदर इंडियन ओशन रीजनल इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम के बारे में भी बात की जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अगली आती है डेविल स्ट्राइक, ये आर्म्ड फोर्सेस की हुई है और ये जॉइंट एक्सरसाइज है एयरब्रोन फोर्सेस ऑफ इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की, और इनको ट्रेनिंग एरियाज, फायरिंग रेंजेस सब प्रोवाइड की गई हैं। और बेटा एक्सरसाइजेस क्यों कराई जाती हैं? ताकि हम कभी वॉर होए तो हम एक कोऑर्डिनेशन के साथ क्या कर सकें? काम कर सकें, ठीक है। चीफ ऑफ आर्मी कौन है? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी। से मोटो क्या आता है? सेवा परमो धर्म, आप याद रखेंगे इसके साथ का। और उसके अलावा चीफ कौन है? अमरप्रीत। और नाभा स्पर्श दीपतम, मतलब टच द स्काई विद ग्लोरी, ये इसका एयरफोर्स का मोटो है। और एयरफोर्स डे हम कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को, ये आप ऐड रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला सेक्शन आपके पास आता है साइंस और टेक का, ठीक है। देखिए कहता है एक नया रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है ब्लू ओरिजिन के द्वारा। आप सबको पता है बच्चे, ब्लू ओरिजिन की जब भी हम बात करेंगे, जब भी हम किसकी बात करते हैं यहाँ पर? ब्लू ओरिजिन की बात करते हैं। ब्लू ओरिजिन जो है वो एक प्राइवेट एरोस्पेस और स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनी है, जो किसकी है? जेफ बेजोस की, जो भी हमने आगे पढ़ी थी उनकी है। कहता है यहाँ पे क्या कहता है इसके बारे में? ये तो आपने पढ़ लिया, जेफ बेजोस की आ गई। कहता है इसने लॉन्च करा है रीयूजेबल रॉकेट ऑन द फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट फ्रॉम केप कैनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन इन फ्लोरिडा, यूएसए, ठीक है। इसका नाम जॉन ग्लेन किसके नाम पर पड़ता है? क्योंकि पहले अमेरिकन थे जो अमेरिकन थे जो ऑर्बिट अर्थ पे यहाँ पर घूम रहे थे, इसके साथ का। इस मिशन की अगर हम बात करें तो इसे NG-1 भी कहा जा रहा है, जिसका फर्स्ट स्टेज आप देख लेंगे अटलांटिक ओशन, फिर दूसरा उधर ऑर्बिट पे वहाँ पर घूमता रहेगा, ठीक है। तो ये ऑर्बिट पे घूमने का मेन काम करेगा, और इसका काम क्या रहेगा? ये रॉकेट है बेटा, रॉकेट क्या करेगा? वहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदर करता रहेगा, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है। चलिए आगे आता है अगला आता है इसरो ने एक क्रू मॉड्यूल बनाया है। क्रू मॉड्यूल का मतलब हो गया बेटा एक ऐसा गगनयान मिशन कब लॉन्च होना है? याद करिए 2026 में। तो गगनयान मिशन में जो लोग जाएंगे उनके लिए एक पूरा का पूरा पैसा कह सकते हो कि एक डमी क्या बनाया जा रहा है? एक पूरा का पूरा डमी कह सकते हो, या क्रू मॉड्यूल बनाया जा रहा है, जिसमें जैसे मान लो हमारे गगनयान मिशन में लोगों ने जाना है, तो लोगों के जाने से पहले एक डमी क्रू मॉड्यूल बनाया जाएगा, जिसको पूरा गगनयान की तरह तैयार किया जाएगा और उसे भेजा जाएगा और देखा जाएगा कि क्या वो सक्सेसफुल है या नहीं है। इसमें टेम्परेचर, प्रेशर सब कुछ उतना ही रखा जाएगा जितने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। तो कहता है बेंगलुरु बेस्ड लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ऑफ द इसरो डिस्पैच करेगा क्रू मॉड्यूल को फॉर द फर्स्ट अनक्रूड मिशन। कौन सा है बच्चे? गगनयान। और इसे कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। अगर हम इसकी बात करें
इसको बहुत ही प्रॉपर तरीके से क्या किया गया, तैयार किया गया है। इसके अंदर बहुत सारे पिचेस पैरामीटर लगाए गए हैं ताकि इसे प्रॉपर तरीके से वहाँ पर लॉन्च किया जा सके, ठीक है। अब 12 थ्रस्टर्स हैं, इतना तो नहीं याद रखना बच्चे, अगर आप साइंस की तैयारी कर रहे होंगे तो करेंगे इतना। अगर गगनयान क्रू स्पेस्ड क्राफ्ट है जो कि डेवलप कराए किसने, इसरो ने, और ये पहला क्रू के साथ जाने वाला फ्लाइट दिखेगा हमें कब, 2026 में। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो हम चौथी कंट्री बन जाएंगे रशिया, यूएसए, चाइना के बाद। गगनयान मिशन की अगर हम बात करें तो इसके 2 पार्ट्स हैं, एक कौन सा है, क्रू मॉड्यूल है, और उसके बाद सर्विस मॉड्यूल है, और ये दोनों मॉड्यूल वहां जाकर चेक करके आएंगे, ठीक है। इसरो के चेयरमैन कौन है बच्चे, वी नारायणन। अगर आपको याद होगा तो हमने अभी पिछले ही करंट अफेयर में इनका नाम पढ़ा था। हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, बेंगलुरु, और कब बनी है ये बॉडी, 1969 में, ठीक है। चलिए अगला आता है आपके पास कौन सा वाला सेक्शन, आता है आपके पास यहाँ पर स्पोर्ट्स का सेक्शन, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। कहता है पेरिस ओलंपिक मेडलिस्ट, क्या नाम है बच्चे इनका, विक्टर एलिक्सन या एलेक्सन, डेनमार्क के हैं। साउथ कोरिया के एन शी यंग, इन्होंने मेन और वुमेन सिंगल टाइटल को यहाँ पर जीता है। कहाँ पर, इंडियन ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 कहाँ पर हो रहा है, नई दिल्ली में ही हो रहा है। और उस हॉल का नाम क्या है, इंडोर हॉल का नाम क्या है, केडी जाधव, याद रखेंगे, ठीक है। एलेक्सन ने किसे डिफीट करा है, तो आप देख लेंगे इसको, और इन्होंने किसे डिफीट करा है, ये देखने वाली बातें हैं, ठीक है। और टोटल प्राइस कितना मिलेगा, तो ये आप इसके साथ यहाँ पर कवर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बैडमिंटन की बात करते हैं बच्चा, तो बैडमिंटन रिलेटेड कप कौन कौन से आ जाते हैं, ऊबर कप, याद करिए। उसके बाद थॉमस कप आपको बताया हुआ है, ठीक है, कौन कौन सा आता है आपके पास, ऊबर कप। उसके अलावा आता है आपके पास थॉमस आता है। उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह कप आ जाता है, याद रखेंगे आप। और उसके बाद है लेडी रतन टाटा, ये कप इनके साथ एसोसिएटेड है, तो ये आप इसके साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। चलिए अगला आता है हाँ, इंडियन ओपन जो है इसे क्या कहा जाता है, योनिक्स सनराइज इंडियन ओपन भी कहा जाता है। ये एनुअली बैडमिंटन इवेंट है जो कब से इंडिया में हो रहा है, 2008 से, और पहली बार कब हुआ था बच्चे, 1973 में, ठीक है। चलिए अगला कहता है खो खो वर्ल्ड कप। अगर आपको याद होगा बच्चे, जो खो खो है, ठीक है, वो अभी कुछ दिनों पहले पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ है। 13 से लेकर 19 जनवरी तक ये चली है पूरा का पूरा सिस्टम, मतलब ये गेम चली है पूरी की पूरी। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन आते हैं, सलमान खान आते हैं, ये आप इसके साथ याद रखेंगे, ठीक है। क्या कहता है बच्चे, अगर आप खो खो की बात करें तो जो खो खो का ग्राउंड कह सकते हैं आप यहाँ पर, या फिर आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो खो खो का जो, मतलब ऐसा कह लो कि जो खो खो का हाँ जो रिंग प्ले होता है, जो रिंग होता है या ग्राउंड कह सकते हैं, वो कहाँ से आता है, मतलब उसका आइडिया कहाँ से लिया गया है, तो उसका आइडिया एक्चुअली में महाभारत से लिया गया है, ठीक है। तो ये आप इसके साथ जोड़ लेंगे, महाभारत से इसका आइडिया लिया गया है, ठीक है। अब इसका, क्योंकि ये गेम चली रही थी तो अब इसका रिजल्ट आना शुरू हो गया। देखिए क्या कहता है, कहाँ पर हुए थे ये, तो हम सबको पता है इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में हुए थे। इंडियंस मेन खो खो टीम ने किसको हरा दिया है, नेपाल को, याद रखना है। और वुमेन टीम डिफीटेड द नेपालीज टीम, ठीक है, याद रखेंगे आप यहाँ पर। उसके अलावा कैप्टन कौन थे यहाँ पर हमारे पास, तो प्रतीक वायकर, याद रखना है। उसके अलावा वुमेन में कौन आती हैं, तो प्रियंका इंगले करके इनका नाम आ जाता है। दे वॉन देयर 3 Group A matches, then defeated Bangladesh, South Africa in the quarter finals and semi-finals respectively, ठीक है। तो ये आप इसके साथ देख लेंगे, अगेन इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये न्यूज़ में था हमारे साथ, ये हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। इसी के साथ आगे क्या कहता है, कहता है इनॉग्रल सेशन जो है वो किसने करवाया है, IOA ने, सबको पता है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। उसके अलावा कहता है बच्चे यहाँ पर अगले जो होंगे वो कहाँ पर होंगे, इंग्लैंड बिर्मिंघम में होंगे, याद रखेंगे आप। खो खो टीम में कितने प्लेयर होते हैं बच्चे, 9 एक्टिव प्लेयर होते हैं, 3 सब्सटीट्यूट होते हैं, मतलब अगर वो ना है तो ये जाएंगे। प्लेयर्स ऑल्टरनेट बिटवीन चेजिंग, डिफेंडिंग एंड टैगिंग। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बेटा कि ये तीनों टर्म्स किसके साथ एसोसिएटेड हैं। खो खो वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड एट बर्लिन इन 1936 ओलंपिक्स अलॉन्ग साइड अदर इंडिजिनस इंडियन स्पोर्ट्स। कबड्डी और मल्लाखम्ब ये सब भी इसमें ऐड किया गया था, ठीक है। अगला ITF टेनिस वर्ल्ड क्या हुआ है आपके पास, वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन जीते हैं बच्चे, तो जानिक सिनर, ठीक है, इन्होंने टाइटल लिया है इसका। और जो अगर वुमेन की बात करें तो ईगा नतालिया आती हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसके साथ डेटा पढ़ लेंगे, किसको हराया इतने काम का नहीं है, ये आप इसके साथ देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे आता है, अगला देखते हैं इसके बाद का। अगली आती है विजय
हजारे ट्रॉफी किसके साथ एसोसिएटेड है? क्रिकेट के साथ। कर्नाटका ने 5वां टाइटल ले लिया है, किसे हराने के बाद? विदर्भ को हराने के बाद। कहाँ पर हुआ है ये? तो कौटंबी स्टेडियम कहाँ पर आता है? वडोदरा, गुजरात में। ठीक है, तो ये आप इसके साथ पढ़ लेंगे, इसमें और कुछ नहीं है बचा करने वाला। ठीक है, कहीं क्वेश्चन नहीं पूछता, सीधे आएगा तो इस तरीके से आएगा। विदर्भा के कैप्टन कौन है पता रखना है हमें, करुण नायर है, उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का यहाँ पर टाइटल दिया गया है। उसके अलावा पंजाब पेसर क्या नाम आता है इनका? अर्शदीप सिंह, इनका बॉलिंग चार्ट में नाम आता है। जब हम बात करते हैं VHT की, जब हम किसकी बात करते हैं यहाँ पे? विजय हजारे ट्रॉफी की, तो इसको ऑफिशियली और किस नाम से जाना जाता है? IDFC फर्स्ट बैंक विजय हजारे ट्रॉफी। ये एनुअल 1 डे डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है, जिसे कौन कंडक्ट करवाता है? BCCI, याद रखेंगे। और इसका इस जो टूर्नामेंट है इसका नाम 2007 और 8 में बदलकर जो इंडिया के कौन थे बैट्समैन जिनका नाम था विजय सैम्यूल हजारे, इनके नाम पर रखा गया था। ठीक है, चलिए अगला आता है आपके पास सेक्शन कौन सा वाला? बैंकिंग और इकोनॉमी का। ठीक है, चलिए अब इसके साथ भी जो जो क्वेश्चन बनता होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए RBI ने बच्चे NBFC के लिए एक अपर लेयर लिस्ट को यहाँ पर पेश करा है। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ क्या है इसका मतलब, ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए बच्चे क्या है, कहता है अगर हम बात करते हैं, देखो कोई भी कंपनी, ऐसे समझो कोई भी कंपनी जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती है, जैसे समझो कोई भी एक कंपनी, जैसे हमें पता है कि एक्चुअली में हमारा सारा काम मतलब पैसे लेना देना जो भी होता है वो कौन संभालता है? बैंक संभालता है। वैसी एक बॉडी आती है जिसका नाम है NBFC। ठीक है, ये क्या क्या करती है बच्चे? ये आपको लोन प्रोवाइड करती है, याद रखेंगे। ये शेयर में, स्टॉक्स में, इन जगह पे पैसा इन्वेस्ट करती है, ये इन्वेस्टमेंट करती है। इंश्योरेंस पॉलिसीज बेच सकती है, साथ में डिपॉजिट भी कर सकती है। ठीक है, अब ये कौन होते हैं? ये होते हैं NBFCs। ठीक है, कौन से आते हैं बच्चे? ये हमारे पास NBFCs। ठीक है, अब क्या सीन है इसके अंदर समझो, जो RBI है, RBI ने रिलीज करी है NBFCs की अपर लेयर सेगमेंट। किसके अंदर बच्चा? देखो इन NBFCs को का एक ऐसा कह सकते हो एक पैरामीटर होता है चेक करने के लिए, जिसे क्या कहा जाता है बच्चे? जिसे कहा जाता है स्केल बेस्ड रेगुलेशन। ठीक है, क्या कहा जाता है? स्केल बेस्ड रेगुलेशन। मतलब क्या है इसका समझो, मतलब ऐसा कह सकते हो आप, मतलब कि एक NBFC पे रेगुलेशन लगाई जा सकती है किस किस बेसिस पे? उसके साइज के बेसिस पे, उसकी एक्टिविटी के बेसिस पे, उसके रिस्क के बेसिस पे, उस पे क्या लगाई जा सकती हैं? रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। ठीक है, मतलब जैसे जैसे अब देखो बेटा कितनी लेयर आती हैं इसकी, तो समझो एक सबसे पहले नीचे आती है बेस लेयर, बेस लेयर के ऊपर अगर आप बढ़ते हैं तो वो आती है मिडल। ठीक है, मिडल, और मिडल के ऊपर आपके पास कौन सी आती है? यहाँ पे आती है अपर, और अपर के बाद आती है आपके पास टॉप लेयर। ठीक है, कितनी होती है? 4 लेयर। मतलब जैसे जैसे लेयर ऊपर जाती जाएगी आपके ऊपर उतना उतना कठोर रेगुलेशंस लगाए जाएंगे। ठीक है, ताकि मतलब अगर आप अगर डूबेंगे तो आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं तो वो भी तो डूबेंगे ना, तो ये इसके अंदर ऐड किया जाता है। ठीक है, तो कहता है RBI ने रिटेन करा है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड को इस लिस्ट के अंदर, याद रखना है। और उसके अलावा ये जो लिस्ट है इनके नाम आप यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये आप इसके साथ देख लेंगे कि क्या क्या बोला गया है। ठीक है, अगला आता है बच्चे लंदन बेस्ड जो है वो ग्लोबल डेटा ने एक रिपोर्ट को पब्लिश करा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पर जो JP मॉर्गन चेज एंड को है या कॉर्पोरेशन है, वो वर्ल्ड लार्जेस्ट बैंक बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अमेरिकन कॉर्पोरेशन या बैंक ऑफ अमेरिकन कॉर्पोरेशन सेकेंड रैंक है। थर्ड किसका आता है? चाइना बेस्ड वाले का, याद रखना है। और इंडिया का HDFC जो है उसने ड्रॉप कर दिया है, पहले वो 7वें पोजीशन पे था, अब 13th पे आ गया है, याद रखना है। ICICI ने एक स्पॉट ऊपर चढ़ा है, तो पहले कितना था यहाँ पर? 28 था, अब कितना हो चुका है? 19th। उसके अलावा क्या लिखा है? SBI ने रिटेन करा है कौन सा? 24वां पोजीशन। ठीक है, चलिए अगला आता है आपके पास डेज वाला सेक्शन, और इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सुभाष चंद्र बोस का 128th बर्थ एनिवर्सरी थी। कौन सी थी बच्चे? इस साल वाली 128th, ये आपने याद रखना है। इनका जन्म एक्चुअली में कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो जब भी हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करते हैं, इन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन्होंने ही बहुत फेमस स्लोगन दिया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसके अलावा अगर आपको याद
होगा तो दिल्ली चलो मूवमेंट, सॉरी दिल्ली चलो मूवमेंट तो गांधी जी का है, दिल्ली चलो नारा किसने दिया था, तो वो भी किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस। इनकी अगर हम जब भी बात करेंगे, जब भी इंडियन नेशनल आर्मी हम कभी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। वो देन किसकी है तो आपको याद रखना है, वो किसकी देन है, सुभाष चंद्र बोस की। इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था, इसीलिए जो उड़ीसा के सीएम है जिनका नाम है मोहन मांझी, आप याद रखेंगे मोहन चरण मांझी है, उन्होंने क्या करा है यहाँ पे, उन्होंने इस दिन को इनॉग्रेट करा। और किसकी बर्थ प्लेस है ये, तो नेताजी की बर्थ प्लेस है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। इन्हीं के लिए एक डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है पराक्रम दिवस। इन्हीं के नाम पर एक आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी दिया जाता है बच्चे, 2025 में दिया जाएगा। मतलब आपदा प्रबंधन मतलब जब डिजास्टर मैनेज, कोई भी डिजास्टर आया तब तब आपने क्या करा है, किस तरीके से वहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, ये इसके अंदर काउंट किया जाता है, ठीक है। जब हम सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं बेटा, तो इनके, ठीक है, इनके स्पिरिचुअल गुरु का नाम, इनके स्पिरिचुअल गुरु का नाम क्या नाम आता है बच्चे, उनका स्वामी विवेकानंद। और अगर आपको याद होगा तो पिछले करंट अफेयर में हमने उन्हें भी कवर करा था, ठीक है, याद रखना है स्वामी विवेकानंद। इनके पॉलिटिकल गुरु, जब आप इनके पॉलिटिकल गुरु को पढ़ते हैं तो उनका नाम चित्तरंजन दास या CR दास आता है, याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें, इनकी एक खुद की पार्टी थी जिसका नाम क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉक, याद रखना है आपने, जो कि कब बनाई थी इन्होंने, 1939 में, ये आप इनके साथ ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा इनकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है जिसका नाम है एन इंडियन पिलग्रिम, ठीक है, याद रखेंगे एन इंडियन पिलग्रिम, ये आप इनके साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे इनकी ऑटोबायोग्राफी, जिसका पूरा नाम है एन इंडियन पिलग्रिम एन अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी, ये आप इसके साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। चलिए अगला आता है बच्चे, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब मनाया जाता है, 24 मार्च को। ये डे अगर हम बात करें, ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है, ताकि एजुकेशन इन पीस एंड डेवलपमेंट में रोल प्ले कर सके। थीम है AI एंड एजुकेशन प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन, ठीक है। उसके अलावा ये डे कब कब डिसाइड किया गया, ये आप इसके साथ यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। भारत सरकार के भी बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जो किसके लिए काम करते हैं, एजुकेशन के लिए काम करते हैं। और ये इंटरनेशनल डे हो गया। आप मुझे बताएंगे नेशनल एजुकेशन डे कब मनाते हैं, 11 नवंबर को मनाते हैं कि कब मनाते हैं, आप मुझे यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला आता है, ये रेजोल्यूशन किसने लिया था, तो यह देख लेंगे, यूनेस्को, और इसके हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस, मेंबर कंट्री है 194, ठीक है। चलिए अगला आता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है। तो ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, अगर आपको याद रखना है इसके बारे में। एक बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जब हम बात करते हैं, एक SDG 4 है, ठीक है। आप मुझे बताएंगे SDG 4 क्या है, आप मुझे बताएंगे। चलो मैं ये आपको बताती हूँ इसके अंदर क्या है। इसके अंदर हमें इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है 2030 तक, ये इसके अंदर आता है, ठीक है। तो ये आप इसके साथ यहाँ पे जोड़ेंगे। अगर हम इंडिया की लिटरेसी की बात करें बच्चे, तो इंडिया का लिटरेसी रेट 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग कितना था, 74। टॉप करने वाला राज्य था केरला, और लीस्ट स्टेट कौन सा था, बिहार। तो ये आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। और थीम क्या है इसकी, एम्पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट एक सेक्शन आता है आपके पास बुक्स, और बुक्स करके इसे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, क्या नाम है इनका, जगदीप धनकर। आप मुझे बताएंगे वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा होता है, ठीक है। तो इन्होंने लॉन्च करा एक बुक को, बुक का नाम है पार्लियामेंट, फंक्शन, पावर और प्रिविलेजेस। और जब भी हम पार्लियामेंट की बात करते हैं बच्चा, जब भी हम पार्लियामेंट की बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 79 से 122 कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 5 किससे डील करता है, पार्लियामेंट से। और इसे ऑथर कौन कर रहा है इस किताब को, तो KS चौहान आप जोड़ लेंगे, ठीक है। चलिए अगला आता है बुक वाइल्ड फिक्शन, ठीक है। ये किसकी किताब है, तो आप याद रखेंगे अमिताभ घोष की। ये बुक क्लाइमेट चेंज, सोसाइटल इशू, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, द टाइम ऑफ मॉन्स्टर, इसके बारे में यहाँ पर बताती है। एक्चुअली में ये किसके बारे में बता रही है कि जैसे जैसे क्लाइमेट को हम नुकसान पहुँचा रहे हैं, उसकी वजह से क्या आ रहा है हमारे पास, जो डिजीजेज आ रही हैं, उन सब के बारे में ये बात करती है। कहता है ही इज़ द ऑथर ऑफ द सेवरल एक्लेम्ड फिक्शन वर्क, और नॉन फिक्शन भी आ जाता है, जिसमें शेडो लाइन्स, ग्लास प्लेस
रेसेस, हंगरी टाइड, इबिस ट्रायोलॉजी, उसके बाद है द ग्रेट, ये सब आप इसके साथ कवर कर लेंगे, ठीक है। 2019 में इनको फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज राइटर, अगर आप देखें यहाँ पे, ये पहले इंग्लिश ऐसे राइटर बनते हैं जिनको जननपीठ अवार्ड मिला था, जो कि सबसे हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है किस फील्ड में, हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है किसका, इंडिया का, याद रखना है। और इसके पहले विनर, मतलब इस जननपीठ के पहले विनर 1965 में बने थे। कब बने थे बच्चे? 1965 में। और वो एक मलयालम राइटर थे जिनका नाम था जी शंकर कुरूप, ठीक है, याद रखना है आपने, जी शंकर कुरूप याद रखेंगे। और कौन से राइटर थे ये? मलयालम, ये आप इसके साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। और ये जो लिखा है ना बेटा जननपीठ अवार्ड मिला है, तो इनको कौन से नंबर का जननपीठ अवार्ड मिला था? 54th, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ, ये खत्म होता है आपके पास। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी, जो भी आपको डाउट रहेगा वो आप पूछ लेंगे, ठीक है। और कुछ न्यूज़ेस को ना बच्चे, जैसे कि वो लिखा हुआ था आपके पास कि ये रिपोर्ट वगैरह वगैरह, जैसे ब्रांड का कौन सा टॉप कर रहा है, कौन सा क्या कर रहा है, इसके इनके चांसेस थोड़े कम रहते हैं, तो इसको भी आप पढ़ लें एक बारी, पर इतना तवज्जो ना दें कि कितना मिलियन हुआ कितना नहीं हुआ, ये सब पे जोर ना दें, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।